बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीकेंड एट होम पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं और मैं हूँ आपकी मेज़बान सुंदस जमील। और आपको मालूम है कि आज का वो दिन होता है कि हमने मुख्तलिफ सेगमेंट्स का एहतमाम किया होता है और कोशिश यही होती है कि मैं और आप मिल के कुछ ना कुछ सीखें। और सीखने से मुराद ये नहीं होती है कि हम समझें कि हमने डिग्री हासिल कर ली है, मास्टर्स कर लिया, पीएचडी कर लिया, एमबीबीएस कर लिया तो हमने सब कुछ सीख लिया। बहुत सारी और भी बातें होती हैं। ज़िंदगी गुजारने का ढंग और ज़िंदगी गुजारने का सलीका, इसका आर्ट भी आपको आना चाहिए। इसका भी आपको एक कोर्स करना होता है और ये कोर्स आपको किसी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलता। आप अपने घरों से जब बाहर कदम रखते हैं ना, तो आप राह चलते हुए शख्स से लेके वो जो शख्स पैदल चल रहा है या रेडी पे कोई चाचा कोई चीज़ बेच रहा है, आप उन लोगों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो कोशिश ये कीजिए कि आप सीखने वालों की फहरिस्त में ज़रूर आएँ ताकि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। और यही वो छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपकी ज़िंदगी को मुकम्मल कर सकती हैं और आपको एक बेहतर बाशऊर शहरी और इंसान, सबसे पहले इंसान बना सकती हैं। अच्छा जी, आज सैटरडे के रोज़ आपकी मुलाकात होने वाली है वीकेंड एट होम के कुछ फैमिली मेंबर से। वो जी खड़ी हो गई हैं। एक तो वीकेंड एट होम की फैमिली मेंबर शेफ़ अनम है, इनको पहले हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। संतोष कैसी हैं आप? एक तो दूसरी बात ये है कि जब आप ये बात बोलती हैं ना, तो वो एक अपनाइयत और एक वो दिल से खुशी होती है, ऐसे जैसे जब आप बोलती हैं कि ये फैमिली का हिस्सा है। तो इसलिए जैसे आपने बोला फैमिली, तो मैंने कहा अच्छा हाँ, लगता है मेरी बारी आने लगी। तो मैं डर गई ना, मैंने कहा छलांग ना खुशी से मार दो फिर इस वजह से भी। लेकिन अनम भी हमारी फैमिली का हिस्सा है और जितने भी हमारे शेफ्स आते हैं सारे इतने स्किल्ड हैं, स्किलफुल हैं। सॉरी है अंग्रेज़ी ख़राब, क्या है तुमने मेरी तरफ ना देखो, मुझे शर्म आती है, मैं से बोला नहीं जाता सही। स्किलफुल हैं कि माशाल्लाह बहुत महारत के साथ काम करते हो। फिर अब लेफ़्ट जानिब इतनी खूबसूरत और हसीन लग रही हैं। और ख़वातीनों से ज़िंदगी को मुकम्मल करने की और बनाने की बात करें तो उसमें सेहत का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है। आपकी सेहत ही नहीं अच्छी होगी, अल्लाह ना करे, तो आप ज़िंदगी को और ज़िंदगी की आसाइशों को आप कैसे एंजॉय कर सकेंगे। तो डॉक्टर फरजीन मलिक इसका हल आपको बताती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? इतना अच्छा आप इंट्रोडक्शन देती हैं ना कि मैं तो गुम ही हो जाती हूँ उस बात के अंदर। मैंने गरूर नहीं कभी किया। नहीं गरूर नहीं, इतना रियलिटी चेक वाला होता है ना। आप सही कह रहे हो कि इंसान के पास चाहे जितनी मर्जी डिग्री आ जाए, जो उनसे मर्जी स्कूल कॉलेज कहीं भी चला जाए, जो लेसन जिंदगी देती है ना, उसका पॉजिटिवली जो निचोड़ है निकाल के उस पे अल्लाह का नाम लेके गामजन होने से ही जिंदगी बनती है। जिंदगी तजुर्बे से यही सीखा है। बिल्कुल ऐसा ही। और अब लर्निंग का प्रोसेस जारी रहना चाहिए। और डॉक्टर साहब, लर्न करने की बात करें उसमें फिर हेल्थ, मैं तो हेल्थ के जो ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड हैं, यानी कि किस तरीके से अच्छी सेहत के साथ आप ज़िंदगी को गुजार सकते हैं, मैं तो वो भी लोगों से इंस्पायर होकर देख रही होती हूँ कि एक रूटीन होती है, सुबह सवेरे उठना, वॉक के लिए जाना या वॉक करना, फिर अच्छा खाना, अच्छा सोचना, ये तमाम चीज़ें लाइफस्टाइल के ऊपर होती हैं। कहते हैं ना, हेल्दी माइंड इन अ हेल्दी बॉडी। आप पॉजिटिव सोचेंगे कब? जब आपकी बॉडी पॉजिटिव ना हो। बिल्कुल। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि हेल्थ जो जान है तो जहान है वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो पहले जब हम छोटे होते थे ना सुंदर, तो हम सोचते थे कि यार ये मतलब जहान तो नहीं है। और जब बड़े बड़े दुआ देते थे कि अल्लाह मियाँ बेटा तेरी सेहत चंगी होए फलाना, अकल नहीं होती थी। हाँ, इतनी अकल नहीं होती थी। बड़े होके शऊर आता गया कि वाकई इससे बड़ी दौलत जो है ना, इतनी बेशबहा दौलतें अल्लाह ताला की, इससे बड़ी दौलत कम ही कोई है। अच्छा, जब तक हमारी बेटी अनूशे पैदा नहीं हुई थी ना, तो तब समझ नहीं आती थी कि कोई दुआ देता था कि सेहतमंद औलाद हो और किस्मत अच्छी हो, किस्मत अच्छी हो। अब जाके समझ आती है कि सेहतमंद औलाद और अच्छी किस्मत का होना और दुआएं देते रहना ये कितना ज़रूरी है। और शेफ़ अनम जो हमारे साथ मौजूद हैं, सेहत की बात करें तो खाने का एक बड़ा इंटेग्रल पार्ट है, जहाँ पे आप बताती हैं टिप्स। आज बनने क्या वाला है भाई बातों में? आज बल्कि मैंने पूछा इससे ना मेकअप रूम में, मैंने कहा यार मुझे चिकन सैंडविचेस की तरकीब तो बताओ। कहती यू आर इन लक, आज मैं वही बना रही हूँ। Really? हाँ, आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन कोल्ड सैंडविचेस बनाएंगे। और साथ में हम बनाएंगे चिकन मैकरोनीज, बट थोड़ा देसी स्टाइल में बनाएंगे। जैसे आप अगर चाहें तो बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। बहुत से बच्चों को पास्ता पसंद है, तो आप उसके अंदर जो है कीमा डाल के उसकी भी इनोवेटिव करके जो है साथ में वेजिटेबल
वेजिटेबल्स भी डालकर, तो वो भी आप पास्ता बना सकते शोले हैं। की तरह तो नहीं है कि पूरे हफ्ते के जो सालन है वो मैक्रोनी में नहीं मिला नहीं दो? बिल्कुल भी नहीं। हमारी एक आंटी है, वो कहती थी आओ बेटा हमारे घर आओ, मैं आपको शोले खिलाऊंगी। मैंने कहा पता नहीं कौन सी शोलों में कोई तिक्के कबाब होंगे। तो गई तो एक कटोरी के अंदर ना सालन पड़ा हुआ था, मिक्स एंड मैच। मैं कहा वाह, मैंने कहा आंटी ये क्या है, कोई ये टर्किश डिश है, अरेबिक है? वाह भाई। कहती वो पूरे हफ्ते जो सालन बचे थे ना वो मैंने मिक्स करके तो ये शोले हैं। अच्छा सुंदर, इनवाइट कर लिया उन्होंने, कहा आ जाओ प्लीज बेटे आके जरा। आज के तो मैंने नंबर ही उनका, आपने तो नहीं कभी शोले खाए इस तरह? लेकिन सुंदर ये असल में एक डिश है, शोला खिचड़ी एक डिश है और उसके अंदर काफी ज्यादा चीजें जाती हैं, जैसे कि कीमा, दाल, चावल। पूरे हफ्ते का बासी सालन नहीं तो नहीं जाता होगा ना बासी भाई? सालन नहीं जाता। हाँ। लेकिन ये अपने आप में, लेकिन ये सर्दियों की सौगात है, जैसे हरीसा सर्दियों की सौगात है, उस तरह शोला खिचड़ी जो है वो भी सर्दियों की सौगात है, आप उसको गर्मी में नहीं खा सकते। ठीक है। तो ये बड़ी जबरदस्त डिश है, कभी इंशाल्लाह मतलब कि आंटी ने सर्दियां आएं तो- 50% सही कहा था कि शोले डिश है लेकिन हफ्ते भर के शोले हैं। पुराने सालनों को मिला के शोले हो गया Exactly. जी। अच्छा जी, वो पेट में शोले फिर आएंगे और कुछ नहीं। अच्छा जी, कोल्ड सैंडविच? कोल्ड सैंडविच और देसी स्टाइल चिकन मैक्रोनीज हैं, और साथ में हम आज वाटरमेलन स्लश बना रहे हैं। एक्सेलेंट, यानी तरबूज का स्लश। जी, आप बनाना शुरू करें, फिर रेसिपी की तरफ आएंगे। डॉक्टर साहब, अब आज का जो टॉपिक है, और मैं चाहती हूँ आप खुद भी अनाउंस करें, किचन हैक्स। एसिडिटी को, तेजाबियत को दूर करने के लिए किचन से क्या क्या चीज़ें हैं जिससे हम हल निकाल सकते हैं? इतना इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है ना, मतलब हमारी बहनें जो किचन में काम करती हैं, और किचन इज द इजीएस्ट प्लेस, बजाय कि बंदा किसी फार्मेसी पे जाए तो जाके किचन से ही ना अपनी दवाई ढूंढ ले। क्या ख्याल है? तो इसलिए एसिडिटी जो है वो बहुत बड़ा इशू है, और सुंदर हर किसी को ऑलमोस्ट एसिडिटी जिंदगी में 1-2 बार तो जरूर होती है। बिल्कुल। और मैंने देखा है कि हमारे मरीजों में परपेचुअली रहती है, आधों को पता है आधों को पता ही नहीं है। पेट फूल जाना, ब्लोटिंग होना, डिकार बहुत ज़्यादा आना, पेट में गैस रहना, दिमाग के ऊपर उसका बोझ रहना। ये जो हमारी बड़ी बूढ़ियाँ कहती थी ना कि आप अगर गैस आपके बनती है या कोई बादी चीज़ आप लोग खाओ तो आपका जहन भी माऊफ होता है और सर दर्द होती है। तो आई हैव सीन इट्स एक्चुअली हैपन्स, और लोग डॉक्टर्स या साइंटिस्ट इसको चैलेंज करते हैं और कहते हैं कि भाई ये क्या बात हुई, बट देयर इज अ थिंग कॉल्ड गट ब्रेन एक्सिस। ठीक है। कि जो आप खाते हो ना, जैसे ही आपके स्टमक आपकी जुबान पे जाता है ना, साथ ही उसका इफेक्ट आपके ब्रेन में पहुंचना शुरू हो जाता ठीक है। है। ठीक है, जैसे हमने कॉफी बहुत तेज पी ली तो अचानक ही हमारी नींद भाग जाती है। True. जैसे जिन लोगों की शुगर डाउन हो जाती है, उनकी हम जुबान पे शुगर रखें तो वो फौरन वापस बेहोशी से आ जाते हैं। तो ये क्या वजह है? इसकी यही वजह है कि जो आप खा रहे हो, बी वेरी सेंसिटिव अबाउट इट, क्योंकि वो आपको फौरन असर डालेगा। मैं जब लोगों को मना करती हूँ कि चाय कॉफ़ी ज़्यादा ना पिए अगर एसिडिटी है, तो कहते हैं नहीं जी हम तो सिर्फ आजकल डॉक्टर साहिबा सिर्फ हाफ अ कप पीते हैं। बात हाफ अ कप पीने की नहीं है सुंदर, बात यह है कि आपकी बॉडी को मैसेज चला गया कि मेरे में एसिड आ गया, अब मैं रिएक्ट करूँ। बिल्कुल सही। और आप यकीन मानो कि हम लोगों की पॉपुलेशन में बैड ईटिंग हैबिट्स, मिलावट ज़्यादा मसाले और बहुत सारा चाय और कोला कंजम्पशन की वजह से इनके स्टमक्स बहुत वीक हो गए। बिल्कुल सही। तो हमें उस वीक स्टमक को सही करना है। बिल्कुल सही। और अगर आपके किचन में ही ऐसी चीज़ें निकल आएँ तो इससे अच्छी क्या बात हुई? बिल्कुल ठीक। सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहूंगी तुलसी के पत्तों का। ओके। तुलसी के पत्ते आप सुबह के वक्त उठ के 2-3 पत्ते खा लें धो के, ऑब्वियसली, और या फिर आप उसका कावा निकाल के वो पानी पीते रहें। ठीक है। ठीक है। दूसरी चीज आती है हमारी गुड ओल्ड सिनेमन, यानी कि दारचीनी। ठीक है। दारचीनी ना कि वजन का बजाय, मतलब वजन भी कम करती है बल्कि आपकी एसिडिटी पे भी काम करती है। बिल्कुल ठीक। और ये अब मैंने बहुत सारी चीजें बतानी है को 11-12, उसमें से आपने चूज करना है कि आपको कौन सा सूट और करता ये है। सारी हल हैं एसिडिटी के लिए। एग्जैक्टली बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक है। तो आप जो है अपना, हम बात कर रहे थे दारचीनी की, दारचीनी का पाउडर ले लें या दारचीनी का वैसे कावा बना लें। वो ना सिर्फ आपका वजन भी कम होगा बल्कि आपको कार्बोनेटिव मिक्सचर की तरह आपकी चीजें हजम भी हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक। जब हमारे कल्चर में ये होता है कि जो छोटे बच्चे पैदा होते हैं नौज़ायदा, आप उनको दवाइयाँ नहीं दे सकते, तो अमूमन जो नानियाँ दादियाँ थी ना वो कहा करती थी कि सौंफ को ऐसे हाथ में मसल के ना बच्चे की ज़ुबान पे रख दो और उसका एंजाइम जब अंदर जाएगा तो हाजमा हो जाएगा। और अगर आप देखो तो वो ग्राइप वाटर होता था उस ज़माने में, वो उसमें इलायची और सौंफ और अजवाइन वगैरह ही होते थे, उसमें कोई वो केमिकल्स नहीं पाए जाते थे। तो ये चीज़ सौंफ जो है दैट इज़ वन ऑफ द मेन थिंग्स कि सौंफ का कावा ले लें और या फिर आप सौंफ जो है उसको मुंह में रख के थोड़ा चूसें ताकि उसका एंजाइम आपके पेट में जाए। और सौंफ का जो कावा है मैंने आपको बहुत पहले भी बताया था, नेचुरली भी वो एक तो आपको पतला भी करता है, हाँ। आपकी एपेटाइट को, आपकी भूख को कुदरती तौर पे कम करेगा, बिल्कुल इन अ हेल्दी वे। हाँ। तो जो डाइट करें, लेकिन इस मौसम में ज्यादा इस्तेमाल मत कीजिएगा क्योंकि एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए जरूर इस्तेमाल कीजिए। अच्छा, और हम आते हैं गुड़ के ऊपर। ठीक है, हमारे अमूमन गांव में ये एक रिवाज है
कि जब आप खाना खा लेते हैं ना तो कहते हैं लाओ जी हुन गुड़ लेके आओ। ठीक है। अच्छा, अब वो गुड़ क्या है? गुड़ के अंदर मैग्नीशियम होता है। साइंटिफिकली प्रूवन ये है कि उसके अंदर मैग्नीशियम और बहुत सारे चीज़ें होती हैं जो कि आपके फूड को हजम कर देते हैं। एसिडिटी की एक और मेन कॉज ये होती है कि खाना अंदर जाए पेट के और वहाँ खड़ा रहे। ठीक है। और खड़े रहने की वजह से आपको एसिडिटी होती है। तो अगर खाना जल्दी निकल जाए, एग्जिट हो जाए आपके स्टमक में से, तो ऑब्वियसली उसके डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। बिल्कुल सही। ठीक है। दूसरा, सबसे आसान तरीन, पानी का पीना। पानी जरूर पीजिए, और पानी के अगर इसबगोल का छिलका कभी कभी मिला लें मैं वही आने तो लगी वो थी, हाँ। आपको वॉश आउट कर देता है, हाँ। आपके स्टमक में एसिडिटी को बहा के ले जाता है। बिल्कुल सही। ठीक हो गया। ठीक। तीसरी चीज, लस्सी, या जब हम मक्खन निकालते हैं तो छाछ, जो उसके ऊपर बटर मिल्क आता है, वो एसिडिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। लस्सी, कच्ची लस्सी या नॉर्मल लस्सी? कच्ची लस्सी भी ले सकते हैं, नॉर्मल लस्सी भी लेते हैं, मगर हम लस्सी की इफादियत को तब मार देते हैं जब हम बहुत ज्यादा सॉल्ट ठीक है। या उसके अंदर चीनी डालते हैं। कोशिश करें कि उसको वैसे पीने की वो रखें। अगेन, दही में बनी हो, दूध में बनी हो, कच्ची हो, दूसरी चाटी की लस्सी हो। चाटी की लस्सी में एक और प्रॉब्लम है, उसमें खोया डालते हैं। जहाँ खोया डाल दें वहाँ पे भी एसिडिटी होने के चांसेस हैं, इसलिए दूध और दही के करीब करीब रहें। गोल्ड ओल्ड पुरानी चीज, कोल्ड मिल्क पी लें, ठंडा दूध पी लें। ठीक है। ठंडे दूध में अगर आप कतीरा गोंद डाल लें, जब ठंडे दूध में अगर आप तुख्मे बालंगा भिगो कर डाल लें, तो वो और भी आपको असर करेगा, क्योंकि उसकी जो ग्लू है ना, जो उसके अंदर वो सरेश है, वो सरेश आपके पेट के अंदर कोटिंग कर देगी और वो जो एसिड प्रोड्यूस हो रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद है जनाब जो बनानास, यानी कि केला। केला एल्कलाइन फूड है। जब बॉडी में एसिडिटी ज़्यादा हो तो आप केला खाएंगे। अमूमन जिनका पेट खराब होता है उनको भी कहते हैं केला खाओ, और जिनको कब्ज होती है उनको भी कहते हैं केला खाओ। तो आखिर केले में कोई बात है ना। सो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट फूड्स, एल्कलाइन फूड्स, व्हेन इट कम्स टू स्टमक हेल्थ। ठीक है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद कोकोनट वाटर, यानी कि जो नारियल का पानी है, उसके अंदर सुंदर तमाम इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। ऐसे लोग जो डिहाइड्रेशन का शिकार हो रहे हैं, जिनको गर्मी से लू लग जाती है, उनको भी कोकोनट वाटर देते हैं, और वो अगर आप ठंडा करके पिएं तो बेहतरीन है। लेकिन ये तमाम चीज़ें तभी बेहतर रहेंगी जब आप ज़्यादा चाय कॉफ़ी से परहेज़ करें, आप मिर्चें ज़्यादा ना खाएं, सोडा ड्रिंक्स कम कर दें। सोडा ड्रिंक्स कम करें, बाजारी चीज़ें खानी कम कर दें, आप जो मसाला जात हैं, जो प्रिजर्वेटिव्स हैं, लेकिन कुछ उनसे लोगों जान के घर छुड़ाएं। में इतनी मिर्चों वाला सालन बनता है और मैं हैरान हूँ कि वो कैसे खा लेते हैं और उनको कुछ होता भी नहीं है। नहीं, अच्छी होता बात है, अल्लाह ना करे, मतलब मैं ये होता नहीं कह है, रही। होता है, इसलिए होता है कि अब जो हमारे जो मैदे हैं वो इतने वो नहीं रहे, क्या उसको Strong. कहते हैं, स्ट्रॉन्ग, तो आपकी आहिस्ता आहिस्ता वो असर डालता है आपके ऊपर। Okay. तो आप ज़रूर डालें, घर की कुटी मिर्चें डालें, लेकिन इट्स अबाउट टाइम कि हम वो तमाम चीज़ें अब कम कर दें जो कि हमारी सेहत के लिए एक क्वेश्चन मार्क लगा ठीक है। देती हैं। क्योंकि सुंदर, ना तो हमारा एक्टिविटी लेवल वो है, ना हम खाने से पहले वॉक कर रहे हैं, ना हम खाने के बाद वॉक कर रहे हैं, तो फिर वो एसिड ने तो वहीं का वहीं रहना है ना। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि आजकल गुड़ का बनाए वो शरबत और उसके अंदर सत्तू डाल के पिए। ठीक है। दैट्स ऑल्सो गुड फॉर योर लिवर। अच्छा, मुझे एकदम से जहन में है बादाम का जो शरबत होता है, वो भी बहुत Is अच्छा it होता है, वो भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन कई लोगों को बादामों से एसिडिटी होती ठीक है है। और उसके अंदर चीनी बहुत पड़ती है जिसकी वजह से एसिडिटी होती है। अनम आप तो नहीं कुछ पूछना चाहेंगी? अनम इतनी मसरूफ हैं। अच्छा, मैं बिल्कुल पूछना हाई चाहूँगी। ढांप दो, जरा आवाज़ थोड़ी कम हो जाए। इसलिए क्योंकि मेरी मदर को भी बहुत सुईर जो है ना गैस्ट्रो का प्रॉब्लम है, तो उनके साथ भी जैसे आपने बोला कि सर पर चढ़ जाती है गैस, तो उनका बहुत ज़्यादा इशू है। तो वो बेचारी अगर उनको लेट नाइट अगर भूख भी लग रही हो ना, तो वो अवॉइड करती हैं कि मैं नहीं कुछ खाना चाहती। तो आप मुझे घर के अंदर से बताएं कि ऐसी क्या रेमेडी किया जाए। और ठंडा दूध भी वो पीती हैं, क्योंकि मैंने उनको कहा है कि आप ठंडा दूध पिया करें, ताकि जो है आपका जो मैदे के अंदर अगर कोई कतीरा गोंद और दूध वाली जो मैंने आपको तरकीब बताई है, शुगर की पेशेंट है वो, तो गोंद तो कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी। अच्छा, ना, ठीक है, गोंद ठीक है। तो इज नॉट शुगर। तो गोंद आप दे दें जेल, अच्छा। वो आप दे दें, या फिर आप तुख्मे बालंगा भिगो के दे दें, दैट्स वेरी गुड। और वो सुबह तक उनके स्टमक को लेप भी किए रखेगा कि रात को एसिडिक प्रोडक्शन ना हो। अच्छा, और ये कितनी दफ़ा लेना होगा इनको? रात को ले लें, सुबह को ले लें, कितने दिन यानी? वो लेना है, मतलब वो लेना daily basis महीना में 1.5-2 routine महीने ले जिंदगी के अंदर। हाँ, ओके, बिल्कुल सही। चलें चलें, Thank आप you so कंटिन्यू much. कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू है। मतलब thank you so इसकी much कि फीस अभी उन्होंने- मैं बताऊंगी आपको क्या है। हाँ हाँ, चेकबुक लेके आई है। हाँ, नहीं हम कैश में डील करते हैं। अच्छा जी, ये मजाक जरूरी है जिंदगी में ख़वातीन। अच्छा जी, टिप ऑफ द डे प्लीज। टिप ऑफ द डे यही है कि आप जो हैं, अगर आपको ज़्यादा एसिडिटी हो रही है तो आप दिन में 3 बार
एक तो ये दूध कोल्ड मिल्क के अंदर, अगर आपको दूध से एसिडिटी नहीं है तो आप कोल्ड मिल्क के अंदर कतीरा गोंद या फिर उसके अंदर तुख्मे बालंगा डाल के खाएं। और मोटी इलायची जो है, ठीक है, जो मोटी इलायची है उसको रोज सुबह खाएं और उसको 2-3 महीने खाएं। और इसके अलावा कलवंजी का ऑयल होता है, अगर कलवंजी का कोल्ड प्रेस्ड ऑयल मिल जाए आपको तो उसका 1 या आधा चमचा सुबह के वक्त जरूर पिए। बिल्कुल, ये मैंने सुनी हुई है टिप, वाकई में बिल्कुल से आजमूदा है, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच, थैंक यू, आपका शुक्रिया अदा करते हुए। और इसी के साथ एक बहुत ही यंग टैलेंटेड सिंगर हमारे साथ मौजूद है, उनको भी दावत देते हुए उनसे लाइव सिंगिंग भी सुनेंगे। और मैं इनको पहली बार देख रही हूँ, लेकिन जब रिहर्स करी थी तो बहुत खूबसूरत आवाज़ है। हमारे साथ मौजूद है मेमूना साजिद, आ जाइएगा।
ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप देख रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले व्हाट अ पावरफुल वॉइस भाई, थैंक यू सो मच। मैं कहती हूँ, मैं इतनी आपको दुआएं दे रही थी ना, क्योंकि लाइव सिंगिंग बड़ा मुश्किल काम है और मैमूना साजिद हैज़ डन जस्टिस। मैमूना हमारे साथ मौजूद है, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ की मालिक है, अभी स्टूडेंट हैं, BS के एग्जाम्स होने वाले हैं। सेकेंड ईयर के एग्जाम्स फाइनल्स हो रहे हैं अभी। अच्छा भाई, डांटने उसके की क्या दौरान मैं ज़रूरत है? प्रोग्राम पे आई हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। तैयारी मुकम्मल है? बहुत अच्छे हो रहे हैं। अच्छे हो रहे हैं? कोई मेरी मदद चाहिए? नंबर ले जाऊँ? है? नंबर ले जाऊंगी। हाँ, ऑन एयर नहीं बताना, ऑफ एयर हाँ, बताएंगे। कॉल पे। जीती रहे, खुश रहें। वी आर सो प्राउड ऑफ यू एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू Thank सो you so मच। और much. ख़वातीन हज़रात, हम यंगस्टर्स को हमेशा पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क ने प्लेटफॉर्म दिया है एंड आपके सामने मैमूना मिसाल है। ख़वातीन हज़रात, कोई भी शोबा हो, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ ये बड़ी बदकिस्मती कि हम ये समझते हैं कि सिर्फ स्पोर्ट्स से आप वाबस्ता जो है, आप में वो हारने और जीतने की जो है एक हिम्मत और ताकत होनी चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ज़ाती तौर पे, मैमूना सिंगर हैं, अनम शेफ़ हैं, मैं एंकर हूँ, तो आपको अगर कोई आपकी मंजिल नहीं आप अचीव कर पा रहे हैं या कोई और गोल आपका जो है सेट वो नहीं अगर अचीव हो रहा, कहीं पे हार का सामना आपको करना पड़ रहा है, तो हो सकता है वो आपकी हार ना हो। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को किस तरीके से डेवलप किया जाए, और फिर हम अपने बच्चों की जब बात करते हैं और फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड बात करें, तो हम देखते हैं कि हमारे यंगस्टर्स जो हैं उनके अंदर स्पोर्ट्स के हवाले से जो साइकी है उसको डेवलप करना ज़रूरी है कि स्पोर्ट्स को किस अंदाज से खेलना है और फिर अपनी पर्सनालिटी, अपनी शख्सियत को निखारना। ये बड़ी टेक्निकल बातें हैं जो हम आम जिंदगी में सोचते नहीं। लेकिन इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान शख्सियत हैं वो आपको बेहतर तरीके से गाइड भी करेंगे, समझाएंगे भी। मोहसिन नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हैं, इनको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू? आई एम गुड जी, हाउ आर यू? मोहसिन, मैं आपसे ज़रूर ये जानना चाहूँगी, हम स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की बात करते हैं, ये है क्या बेसिकली टर्मिनोलॉजी? दुनिया में अभी कोई भी डोमेन या डिसिप्लिन ऐसा भी नहीं है जिसमें साइकोलॉजी इन्वॉल्व ना हो। किसी भी चीज़ की जो क्रिएशन है, उसके बनने के बाद उसका जो उसको लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए, क्वालिटी बनाने के लिए, उसका एक फटीक और स्ट्रेस टेस्ट होता है। ठीक है। इंसान भी इसी तरह है कि इसका जो मेन टेस्ट है वो स्ट्रेस है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट आपके मेंटल बैरियर्स, इमोशनल बैरियर्स को ख़त्म करता है और आपका जो पोटेंशियल है, कैपेबिलिटी है, उसको ग्रूम करता है, पॉलिश करता है, आपको मोटिवेट करता है और आपको बताता है कि यू आर द बेस्ट। बिल्कुल सही। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी इसी में ही आ जाती है। डेफिनेटली ये चीज़ें जब आप स्पोर्ट्स कोई भी है, इसमें सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं है, कोई भी आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है तो उसके लिए आपको एक मोटिवेशन चाहिए। जिस तरह मैमूना इज़ अ स्टूडेंट, तो इनके लिए भी ये हेल्पफुल होगा। डेफिनेटली, बिल्कुल ठीक। ऐसे ही है। व्हाट वाज द मोटिवेशन? आप खुद भी स्पोर्ट्स में एक बड़ा नाम, एंड देन यू नो यू एथलेटिक एज वेल, आपकी मोटिवेशन क्या रही है? इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि मैंने खुद बहुत सारी चीज़ें फेस की जब मैंने अपनी कंपेटिटिव शूटिंग स्टार्ट की। नॉर्मली होता ये है कि जब आप कुछ भी स्टार्ट करें, वो बिज़नेस हो या स्पोर्ट्स हो, एक फेज़ ऐसा आता है कि जब आप अपनी एफ़र्ट पुट कर रहे होते हैं और आपको रिक्वायर्ड रिज़ल्ट नहीं मिल रहे होते और आपको लगता है कि मुझे छोड़ देना चाहिए या मुझसे ये नहीं होगा। तो मैंने भी, जब लोग तो मेरी अचीवमेंट्स देखते हैं पर कितने नंबर ऑफ कॉम्पिटिशन्स हैं जो मैं हारा भी हूँगा। जब आप उस स्टेज पे होते हैं तो आपको लग रहा होता है कि शायद ये मुझसे ना होगा। तो मुझे भी जब स्पोर्ट्स हमें साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करवाया गया, उसने बताया कि ये टाइम है आपका ग्रो करने का, ठीक है, ये टाइम है आपका सीखने का। ओके। उसने बताया कि आपने अपनी प्रैक्टिस इस तरीके से करनी है कि आप अपने मैच में डिलीवर कर सकें। कितने लोग ऐसे टैलेंटेड हैं जिनकी प्रैक्टिस अगर आप देखेंगे तो ऐसे लगेगा कि जैसे वो किसी वर्ल्ड लेवल या ओलंपिक्स की होगी, पर जब वो ऑन ग्राउंड डिलीवर करने पे आते हैं तो आप वो नहीं कर पाते। बिल्कुल ठीक। और यही एक मेन स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट का काम है कि उसको मोटिवेट करे और उसको बताए कि ये कैसे करना है। जैसे कि आप प्रैक्टिस में 100 नंबर ले रहे हैं, 100 नंबर ले रहे हैं और मैच में आप 100 डिलीवर नहीं कर पा रहे, देयर इज़ मस्ट बी समथिंग साइकोलॉजिकली
कोई कंसर्न ऐसा है जो कि आपको डिलीवर नहीं कर पा, जब प्रैक्टिस में आपने कैसे किया है, आप अपने मैच में नहीं कर पा रहे, यही वजह है कि आपका कोई साइकोलॉजिकल इशू है। बिल्कुल सही। अच्छा, पाकिस्तान में स्पोर्ट्स की जब हम बात करते हैं तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट वेयर डू दे स्टैंड, क्योंकि ये तो बड़ा एक अहम शोबा है। अमूमन ये होता है कि जो कोई भी स्पोर्ट्समैन होता है या स्पोर्ट्स वुमन होती है तो वो अपने कोच से रब्ता कर लेते हैं, कथासिस कर लेते हैं, ट्रेनिंग हो गई, मोटिवेशन हो गई। तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट की हमारे माशरे में स्पोर्ट्स की फील्ड में कितनी ज़रूरत है, अवेयरनेस है कि नहीं, इस हवाले से बताइएगा। अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान की जितनी भी साइकोलॉजी के डिसिप्लिन है उनमें स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का डिसिप्लिन एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है। आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि कोच में और स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट में क्या फ़र्क होता है। कोच आपको बताता है कि आपका जो स्किल है वो कैसे आपने डेवलप करना है और डिलीवर कैसे करना है, पर स्किल के साथ साथ आपको विल चाहिए होती है। वो विल जो है वो आपको स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट बताता है कि आपने इसको किस तरीके से डिलीवर करना है। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ, मुझे याद आ गई। मोहम्मद अली बॉक्सर, बिल्कुल। उनसे किसी ने पूछा कि स्किल ज़रूरी है या विल ज़रूरी है, तो उन्होंने कहा विल ज़रूरी है। कि उन्होंने पूछा कैसे, उन्होंने कहा कि जब मैं नॉकआउट हो जाता हूँ तो मैं तो गिर गया, हाँ। जो चीज़ मुझे दोबारा उठा रही है वो मेरी विल है। अरे वाओ, कमाल कमाल। इसमें अब स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट बेशक उधर नहीं भी था, पर कुछ लोग सेल्फ मोटिवेटेड ऐसे होते हैं कि वो डिलीवर कर पाते हैं उसमें। इस तरह बहुत सारी ऐसी आपको स्पोर्ट्स में मिसालें मिलेंगी जिसमें आपको सेल्फ मोटिवेशन मिलेगी। तो इसलिए स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट के बगैर कोई भी नेशन स्पोर्ट्स में ग्रो नहीं कर सकती। एंड आई टोटली एग्री। चैंपियन की क्या क्वालिटीज होती हैं फॉर यू, या स्टैंडर्ड हु इज अ चैंपियन? चैंपियन से पहले मैं आपको लूज़र का थॉट प्रोसेस बताता हूँ। ठीक है। इसका ना एक पेसिमिस्टिक अप्रोच होती है लूज़र की, जो कि एक बड़ी कॉमन आपको प्रैक्टिस मिलेगी। ठीक है। सबसे पहले जो लूज़र होगा वो हर सोल्यूशन का उसके पास प्रॉब्लम होगा। ठीक है। लूज़र को, और हर कामयाब इंसान के अंदर वो कोई ऐप तलाश करेगा। ओके। ये आपको थॉट प्रोसेस बता रहा हूँ, क्योंकि वो खुद कुछ अचीव नहीं कर सकता होगा, वो उसके अंदर कोई ना कोई ऐप तलाश करेगा। ये हारने वाले की निशानी, ये हारने वाले की निशानी है। फिर वो किसी को अप्रिशिएट नहीं करेगा। सही। ठीक है। उसके अलावा वो बिजनेस है या स्पोर्ट्स है या कोई भी दुनिया का शोबा है आपकी ज़िंदगी के अंदर, वो स्टार्ट करने से पहले ही उसको ये सोचेगा या मैं हार जाऊंगा या रह जाऊंगा। ये माइंड है, ये माइंडसेट। अब मैं आपको चैंपियन की क्वालिटीज़ बताता हूँ। चैंपियन एक मजाज का नाम है, एक माइंडसेट का नाम है। आप चैंपियन का जो माइंडसेट है ना, वो ऐसा है कि वो प्रैक्टिस इस तरीके से करता है, उसको पता है इस बात का कि मैं अगर आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, अगर मैं हार भी गया हूँ तो मैं जीत जाऊँगा। मेजॉरिटी लोग जो कि चैंपियन होते हैं वो एक हार या दो बार हारने की वजह से वो स्टेप बैक कर जाते हैं। जब वो स्टेप बैक करते हैं तो वो उनका एक आप ये कह लें कि वो समझते हैं कि हमने लूज़ कर दिया, हम आगे अब कभी भी इसमें ग्रो नहीं कर सकेंगे। जो लेट गो नहीं करता, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट का वहाँ काम है। ठीक है। बताना कि यू आर द बेस्ट। आप दुनिया के बेहतरीन प्लेयर्स का इंटरव्यू सुन लें, वो आपको बताएंगे कि वी आर द बेस्ट, नो डाउट वी आर द बेस्ट। उसमें आपको उनको इस चीज़ का कॉन्फिडेंस है कि उनको पता है, पर वो कभी भी हारने को अपनी लाइफ पे हावी नहीं होने देते। बिल्कुल सही। ना यू बीइंग अ स्टूडेंट एज वेल, और फिर सिंगिंग का शोबा, मुझे थोड़ा सा बताओ, ये इतनी पावरफुल वॉइस है आपकी, और लाइव सिंगिंग और डायरेक्ट ही गज़लें और कलाम, ये बड़ा मुश्किल काम है। इंस्पिरेशन आपकी कौन रहा है? मेरी इंस्पिरेशन मैडम नूरजहां, उनके अलावा जो मुझे अवार्ड लिस्ट में फर्स्ट अवार्ड मिला मैडम जाहिदा जी का, जिन्हें पाकिस्तान में जो है वो कोई नहीं गा रहा था। बिल्कुल सही। लेकिन जब मैंने गाया तो मुझे जाहिदा अवार्ड परवीन मिला। साहिबा, बिल्कुल जी, सही। जाहिदा परवीन साहिबा। और अगर हम स्टडी की बात करें तो मैं पहले ही बोलने लगी थी, जो सब्जेक्ट्स हैं वो मेरे भी फिज़िकल एजुकेशन, बिल्कुल सही। साइकोलॉजी, बिल्कुल यही सब्जेक्ट्स हैं। तो मुझे अक्सर लोग पूछते हैं कि आपको मुश्किल नहीं लगता, मतलब अब जिस तरह मैं फाइनल्स में प्रोग्राम में आई हुई हूँ, तो
तो अगर आप हर चीज़ का एक टाइम सेट करें तो आप में कोई मुश्किल नहीं आएगी। ठीक है। मतलब एक स्टडी का है, नाइट में मैं स्टडी कर लेती हूँ, सुबह में अगर प्रोग्राम भी हो तो मुझे कोई इशू नहीं होता। ठीक है। और स्टडी में भी मैं बेस्ट हूँ। एक्सेलेंट, वेरी गुड। देखो ना, ये हुई ना और पढ़ाई पे कॉम्प्रोमाइज नहीं है। बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल सही। मेरे बाबा अक्सर कहते हैं कि बेटा ये काम छोड़ना है तो छोड़ देना, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़नी। एक्सेलेंट। फिर अब बस फिर आप अगर अपने माँ बाप की दुआएं समेटना चाहती हैं और कामयाब होना चाहती हैं तो बस उनकी बात माने, इंशाल्लाह, बस फिर आप देखें कामयाबी आपके कदम छुएगी। मुझे बताएं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की आप हम बात करें किसी भी शोबे में, वही बात हो रही है, ज़रूरी नहीं स्पोर्ट्स के, कितना ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैंने जो है वो बहुत ज़्यादा पढ़ चुकी हूँ और मेरा ये एग्ज़ाम भी हो चुका है। तो इसमें एथलेटिक्स का था, जंप ऑफ का था और जैवलिन का था। ठीक है। और उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा सेहत के बारे में भी उन्होंने बताया कि इंसान जो है वो सुस्त नहीं होता और एक फ़िज़िकल एक्टिविटी उसे मिल जाती है, वो जब सैरो तफरी करता है तो उसमें एक चार्म आ जाता है और इससे जो है वो मेंटली स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा ख़त्म होता है इंसान बिल्कुल में। सही। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये लाइफ में। सुस्त पड़ना कोई अच्छी बात नहीं है, उससे बीमारियां भी बढ़ेंगी और जो आपका टाइम है वो भी जो है वो कम से कम होता जाए। अच्छा, आप देखिए स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की आप बात करें, आप में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आ जाएगी एंड यू नो आप स्टेबल होंगे तो ज़िंदगी के बाकी मामलात भी अपार्ट फ्रॉम स्पोर्ट्स एज वेल, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर ज़्यादा क्लियर होगी, आपकी गोल्स एंड एम्बिशन ज़्यादा क्लियर होंगे। इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको मैं बताता हूँ। जैसे मैंने आपको फटीक और स्ट्रेस टेस्ट का बताया, आप दुनिया का कोई इक्विपमेंट ले लें, आप चले मैं आपको ऐसे बताता हूँ, कोई भी मोबाइल या लैपटॉप ले लें जो जिसकी जो स्पेक्स हैं वो हाई एंड की हों, ठीक है। अगर उसका सॉफ्टवेयर करप्ट है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। बिल्कुल सही। इसी तरह ह्यूमन का अगर थॉट प्रोसेस करप्ट है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। बिल्कुल सही। इसमें ऐसे है कि आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको मोटिवेशन देती हैं। आप ये देखें कि आजकल लोग बड़ी ये कॉमन प्रैक्टिस है, मेडिटेशन के बारे में कहते हैं। मेडिटेशन जो है वो बहुत सारी चीज़ों से होती है। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को ये चीज़ बताता हूँ। आजकल आपने ये योगाज और चक्रास की ये चीज़ें सुनी होंगी। सही। जो लोग वेस्ट से इन्फ्लुएंस हैं वो ये चीज़ें बताते हैं। इंसानी जिस्म जो है वो क्योंकि ये दुनिया में रह जाना है, इसी तरह सोल जो है वो ऊपर से आई है, इसकी न्यूट्रिशंस भी ऊपर से आई है। ठीक है, बिल्कुल वो सही। है 5 वक्त की नमाज और जिक्र। बेसिकली तो इंसान सुकून ढूंढता है, सुकून किसी भी चीज़ में उसको मिले, पर सोल का सुकून जो है वो इसी प्रैक्टिस के अंदर है। बिल्कुल सही, यानी रूह की तस्कीन के लिए और फिर इबादत से बढ़कर और 5 वक्त की आप नमाज पढ़ें और अल्लाह का जिक्र करें तो फिर बरकत हर काम में आ जाती है और वो सुकून और इत्मीनान वो आपको कहीं से भी नहीं मिल सकता। मैं आई टोटली एग्री विद यू। कोई मैसेज देना चाहेंगे यंगस्टर्स को? और फिर ये भी ज़रूर बताते हुए, बल्कि एक पहले सवाल फिर मैसेज की तरफ आएंगे। मुझे अपने बचपन में याद है, मैं स्पोर्ट्स में बड़ी एक्टिव, हमारे सारे बहन भाई स्पोर्ट्स कैप्टन हम रहे। मेरी अपनी बेटी भी माशाल्लाह वाइस कैप्टन है अपने ग्रुप की पूरे स्कूल में स्पोर्ट्स के हवाले से। लेकिन अब हम देखते हैं कि वो बच्चे जो हैं ज़्यादा इंडोर एक्टिविटीज़ में, गेम्स में, वीडियो गेम्स की बात करें, और वो जो एक ज़माना ऐसा था जो आपके मेरे बचपन में था कि हम बाहर ग्राउंड्स में जाके खेला करते थे, वो रुझान कम होता जा रहा है। थोड़ा सा इस हवाले से बात करते हुए कि ये कितना अनहेल्दी है। एक्चुअली इसका भी लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि जो स्क्रीन टाइम है वो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को, आपका जो अटेंशन स्पैम है, आपके फोकस को कितना अफेक्ट करता है। अभी ये चीज़ें दुनिया में लोगों को अब आगे थोड़ा सा अंदाज़ा होना शुरू हो गया है, जबकि बच्चे ऑलरेडी स्क्रीन टाइम के एडिक्ट हो चुके हैं। बिल्कुल सही। स्क्रीन टाइम जब आपकी क्रिटिकल थिंकिंग पे अफेक्ट करता है तो आप मल्टीपल चीज़ें हैं जो आप पे, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर डिसऑर्डर्स आते हैं, जिसमें टॉलरेंस है, आपकी बहुत सारी पोटेंशियल है जो आपका अफेक्ट होता है। आपके अंदर आपकी मल्टीपल चीज़ें हैं जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करवाती हैं। इसका एक लिटमस टेस्ट ये है कि आप किसी को 3 या 4 घंटे मोबाइल दें, ठीक है, और उसको कोई असाइनमेंट दें, उसको उसी टाइम स्ट्रेस हो जाएगी, वो कर ही नहीं सकेगा। बिल्कुल। क्योंकि साइकोलॉजिकली स्क्रीन टाइम ने आपको इतना ड्रेन कर दिया। बिल्कुल। ये चीज़ बहुत कॉमन मिलेगी। और तबाह करके रख दिया है भाई। वो रात को सोने से पहले आप फ़ोन पे लगे रहते हैं और आपको पता ही नहीं कि आपका अपना नुकसान है। आप मुझे बताओ ज़रूर मैमूना कि सिंगिंग में भी हम बात करें, कितना आपको स्ट्रेस फ्री होना पड़ता है। आवाज़ है भाई, आवाज़ का ख्याल रखना, ख़ास ख्याल रखना ज़रूरी होता है। सिंगिंग में जो है वो मैंने आज तक अचार नहीं खाया,
ठीक है। और खट्टी चीज़ें जिस तरह लड़कियों को पसंद है, पॉप्स टाइप इस तरह की, मुझे वो चीज़ें पसंद भी नहीं है। और जो सबसे हैरत वाली बात है, मुझे बिरयानी नहीं पसंद बिल्कुल भी। उसका इससे क्या ताल्लुक है गले से? गले से मतलब चावल जो है ना, उनमें बहुत ज़्यादा ऑयल होता है, ठीक है। और जो है वो मसाले बहुत ज़्यादा। अन्नम, आप क्यों बनाती रही हैं बिरयानी? आपको पता है मेरा गला कितना कीमती है, क्यों आपने ऐसा किया? अच्छा फिर? इसलिए आज मैंने बिरयानी नहीं बनाई। हाँ, आज नहीं बनाई। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि जो रात की नींद अगर पूरी हो ना True. सिंगर की, तो बहुत ज़्यादा मेरा गला बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा था। मतलब 1 ईयर इस ठीक बात है। को हो चुका है। तो बहुत ज़्यादा हमारे मोस्ट सीनियर सिंगर थे, उन्होंने मुझे कहा बेटा आपकी नींद पूरी कर रहे हो आप। तो मैं मोस्टली स्टूडियोज़ में होती थी, रिकॉर्डिंग्स, उसके बाद शूट्स। मैंने कहा नहीं। तो 1 महीना हो गया था, मैंने कहा मेरे गले को क्या हो गया, मुझे किसी ने कुछ दे तो नहीं दिया, ये वो होता है, दिमाग में बस बातें बसे होती आते हैं, हैं। ठीक है। उन्होंने कहा आप 2 दिन, अब आपने कुछ गाना नहीं है, आपने सोना है। वही बात हुई। 2 दिन के बाद मैंने सुबह का जो है वो ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, और बिल्कुल आवाज़ अच्छा बोल रहा है। अच्छा, बिल्कुल सही। बहुत आप ज़्यादा। अपने जॉनरा, आप अगर हम बात करें तो किस जॉनरा की तरफ ज़्यादा फोकस है? जॉनरा मैं मानती हूँ कि अगर एक सिंगर है तो उसे वर्सेटाइल होना चाहिए। ठीक है। उसे किसी टाइप का भी आप गाना दे, चाहे वो पॉप हो, नीम क्लासिकल है, वो उसे गा ले। और ये वर्सेटिलिटी जो है, ये इंसान को जो है वो आसमान पे यही पहुंचाती है। फॉर एग्जांपल एक OST आपको मिला है, आपका आवाज़ जो है वो पंजाबी में अच्छा है, तो आप OST अगर गा रहे हो तो OST में भी आपका आवाज़ जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है। ठीक है। और उसी टाइप का आ रहा है जिस तरह का वो चाहते हैं। ठीक है। तो एक सिंगर में ये क्वालिटी ज़रूर होनी चाहिए कि वो वर्सेटाइल हो। बिल्कुल सही। कितना अच्छा लगता है क्लास फेलोज आपकी, स्कूल फेलो, कॉलेज फेलोज जो हैं, यूज्ड यूनिवर्सिटी, टू। ऑटोग्राफ लेती हैं कि नहीं? या घर की मुर्गी दाल बराबर वाला हाल है? वही है, घर की मुर्गी दाल कोई बराबर। क्यों नहीं लेते आप? अभी नहीं ऑटोग्राफ? अच्छा। ऑटोग्राफ्स नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा पिक्चर्स लेती हैं। और मेरी एक आदत है, मैंने बेस्ट फ्रेंड बहुत कम बनाती हूँ। ठीक है, ओके। पूरी क्लास ही बहुत प्यार करती है। और कभी कभी ये शिकायत भी होती है, यार तुम पास आके बैठती नहीं हो, तुम पिक्चर्स नहीं लेती, तुम हमसे बातें नहीं करती। तो मेरी क्लास में सिर्फ एक मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और उसके साथ ही मतलब फॉर एग्जांपल इंस्टा की रील्स बेस्टीज वाली, वो उसे होना और चाहिए। बातें ज़्यादा उसके साथ। बिल्कुल सही। बल्कि इसी से मुझे एक सवाल भी आया, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की बात करें, साइकोलॉजी की भी सिर्फ बात करें, दोस्त होना, हेल्दी रिलेशनशिप है ना, आप कथासिस कर रहे हो तो बहुत सारी ऐसी बातें आप शायद और किसी से नहीं, अपने दोस्त से करके तो अपने दिल का बोझ हल्का कर लेते हैं। इसका कितना अमल दखल है एक स्पोर्ट्समैन के लिए, उसके अच्छे खेल पे कितना असर पड़ता है? एक्चुअली जो स्पोर्ट्समैन है ना, कोई भी है, वो एक परफॉर्मेंस इंजन की तरह होता है। ओके, उसने डिलीवर करना है। ठीक है। जब उसने डिलीवर करना है तो उसको उस तरीके से एनर्जी भी चाहिए, फिज़िकली भी। इसमें मैं आपको सबसे जो इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि हम लोग फिज़िकल फिटनेस की बहुत बात करते हैं, ठीक है। जो बहुत कॉमन मिलेगी आपको। कभी किसी ने मेंटल फिटनेस की बात नहीं की। ट्रू। मेंटल फिटनेस जो है वो आपकी फिज़िकल फिटनेस से बहुत ज़रूरी है। अगर आप में मेंटल फिटनेस नहीं है, आपको मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ कि 2 किस्म की एंजाइटी होती है, एक हेल्दी एंजाइटी है और एक स्ट्रेसफुल एंजाइटी है। ठीक है। शायद आपने कभी हेल्दी एंजाइटी के बारे में ना सुना हो। हेल्दी एंजाइटी जो है वो आपका कॉग्निटिव रिस्पॉन्स बेहतर करती है, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन यूज़ करती है और आपका एक फ़ाइट मोड ऑन करती है। True. आपको मोटिवेशन फोकस मिलती है। इसी तरह स्ट्रेस की एंजाइटी है। स्ट्रेस की एंजाइटी आपको आपकी नर्व्स को श्रिंक करती है, आपके फोकस को लूज़ करती है। आपने फिगर आउट करना है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट का यही काम है कि आपको फोकस रखना, और आपकी हेल्दी एंजाइटी अगर है भी, या जब हम किसी से पूछते हैं तो उसकी थॉट्स के बारे में पूछते हैं कि कैसे है। अब आपने दोस्त की बात की तो उसको एड्रेस करते हुए एक कहावत है जिसको कहते हैं OQP, ठीक है। ओनली क्वालिटी पीपल। कभी भी स्पोर्ट्समैन एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट के अंदर, क्रिटिसिज्म के अंदर ग्रो नहीं कर सकता। एक फूल अगर किसी बाग में ग्रो नहीं करा तो फूल नहीं बदलेंगे, उसकी जगह बदलेंगे। इसी तरह स्पोर्ट्समैन को पाकिस्तान में इतना बड़ा टैलेंट है, इतना ज़्यादा टैलेंट है, पर अनफॉर्चुनेटली उसके किसी घर की इन्वायरमेंट की वजह से, उसकी स्ट्रेस की वजह से, या उसके कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में कोई चीज़ें ऐसी चल रही हैं कि वो अपना अल्टीमेट जो पोटेंशियल है वो डिलीवर ही नहीं कर पा ठीक है। रहा। वहाँ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट आपको गाइड करेगा कि आपने अपने थॉट प्रोसेस को, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस को कैसे ऑल्टर करना है, नेगेटिव थॉट प्रोसेस को कैसे ऑल्टर करना है पॉजिटिव थॉट प्रोसेस। बिल्कुल सही। एक हेल्दी लाइफस्टाइल किसी भी स्पोर्ट्समैन के लिए, स्पोर्ट्स वुमन के लिए क्या होता है? व्हाट वुड यू सजेस्ट?
पूरी दुनिया में कोई भी आप लाइफस्टाइल की जब बात करते हैं ना, उसकी सबसे पहले नंबर 1 पे चीज़ डिसिप्लिन आती ठीक है। और जैसे मैंने पहले बताया, आपको डिसिप्लिन नमाज में मिल जाता है। बिल्कुल सही। सुबह अर्ली राइज़र सनसेट के साथ, जब मैं ट्रेनिंग ले रहा था तो जो मेरा कोच था सुबह सनसेट के टाइम उठाता था, ठीक है, और वो कह रहा था कि भी सन सेट हो रहा हो और आप कहीं ना कहीं कोई अपना वर्कआउट कर रहे हो। जैसे कि सबको पता है कि विटामिन डी पहली सूरज की किरणों ऐसा ही है। के टाइम पे है, बिल्कुल। असल विटामिन जो डी है। आप सारा दिन तो वो धूप ही होती, जितनी मर्जी आप ले लें, तो उसमें पहली चीज़ तो ये है, जब आपके अंदर डिसिप्लिन आएगा, बेसिक एथिक्स आएंगे, तो सारी चीज़ें खुद ही आपकी लाइफ ऑर्गेनाइज हो जाएगी। ये 2 फैक्टर अगर आपकी ज़िंदगी से निकल गए, आप में जितना मर्जी स्किल है, आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। बिल्कुल सही। कोई मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस को? मैसेज तो बहुत सारे हैं। मैं सबसे पहले तो पेरेंट्स को मैसेज देना चाहूँगा Please. कि हर पेरेंट्स ये चाहते हैं हमारे बच्चे जो हैं वो ग्रो करें और बेहतर बने, बिजनेस में हैं तो बिजनेसमैन बने, एजुकेशन में हायर एजुकेशन, बेहतर एजुकेशन लें। अगर बच्चा किसी टॉक्सिक एनवायरनमेंट में या क्रिटिसिज्म की एनवायरनमेंट में ग्रो किया है, वो बच्चे का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो कभी भी नहीं ग्रो कर सकता। इसकी मिसाल आपकी भी लाइफ में बहुत सारे ऐसे आपके सोशल सर्कल में होंगे जो सिंगल पेरेंटिंग वाले बच्चे होंगे। सिंगल पेरेंटिंग वाले बच्चे जो हैं वो कभी भी उनका कॉन्फिडेंस एक आम बंदे से हमेशा कम मिलेगा आपको, वो ग्रो कर ही नहीं सकते। तो इसलिए सबसे पहली चीज़ ख़ास तौर पे मदर्स को, क्योंकि बच्चों का टाइम मदर्स के साथ ज़्यादा गुजरता है, तो अपने बच्चों को क्रिटिसाइज़ ना करें, टॉक्सिक एनवायरनमेंट ना दें, क्योंकि जो बच्चा आप एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, साइकोलॉजी में जब आप हेटेडनेस किसी को सिखाते हैं ना, नफ़रत करना किसी से, ये एक ऐसी चीज़ है कि बच्चा सारी ज़िंदगी इस चीज़ का एक जवाब ढूंढता रहता है और उसके अंदर एक टॉक्सिक पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है और आपको खुद पता नहीं होता कि आपके बच्चे के अंदर साइकोलॉजिकल और कितने पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं। बिल्कुल ठीक है। और वो आपको फिर जब आप किसी से मिलते हैं, और क्योंकि अब पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली एक प्रैक्टिस नहीं है साइकोलॉजिस्ट के पास, वो अवेयरनेस ही नहीं है ना, शऊर ही नहीं। पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में प्रैक्टिस है कि अगर आपने कोई बिजनेस करना है, डिसीजन लेना है, तो आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, आप पूछते हैं कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, वो आपको मशवरा देता है। पर हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये समझते हैं कि शायद कोई साइकोलॉजिकल, कोई जिसको हम कहते हैं कि पागल है, बिल्कुल सही, ये तो आप जाएं साइकोलॉजिस्ट के, साइकोलॉजिस्ट जबकि के आप पास। वैसे काउंसलिंग के लिए भी जाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये यहाँ पे, और मैं यहाँ पे ज़रूर बताऊँ, बहुत सारे ऐसे मैंने सिंगल पेरेंट्स को भी देखा है कि जो अगर एक बैलेंस के साथ बच्चों की तरबियत, उन पे तो ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, अगर बैलेंस के साथ बच्चों की तरबियत करें तो बड़े बड़े ऐसे मैंने बच्चे देखे हैं जिनके सिंगल पेरेंट्स हैं, लेकिन जिस उम्दगी के साथ बच्चों की परवरिश करें तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, प्रायोरिटीज़ होती हैं। सबसे पहले डिसिप्लिन होता है, पंक्चुअलिटी, अगर आप रखें ख़ास ख्याल तो योर चाइल्ड कैन डू वंडर्स। इसी के साथ आपका शुक्रिया अदा करते हुए थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और मैडम हमारे साथ मौजूद हैं, मैडम मैमूना, अगर आप आ जाएं, बहुत सारी क्लैप में।
था अपने सिवा, अब जिधर भी देखती हूँ, अब जिधर भी देखती हूँ, जलवा फरमा आप हैं, वो तमन्ना और क्या जाए तमन्ना आप हैं, क्या करूँगी लेकिन दुनिया मेरी दुनिया आप हैं, वो तमन्ना जी ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क से आप देख रहे हैं ये शो। और ब्रेक पर जाने से पहले व्हाट अ पावरफुल वॉइस भाई, मैमूना हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमने अभी ट्रिब्यूट भी पेश, बल्कि अब इस सेगमेंट में हम मैडम नूर जहाँ को ट्रिब्यूट पेश करेंगे। मैंने कहा मैं पहले टीज़र दे दूँ, बदलना लेना जहन अपना। ठीक है। क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इनको बहुत खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है। किचन सेगमेंट में भी तमाम तैयारियां बस अपने अरूज पे हैं। और बस हमने मिल्क शेक नहीं सॉरी, जो जूस बना रहे हैं उसको हमने सिर्फ एक शेक करना है, वो भी हम करके दिखाएंगे प्रेजेंटेशन। लेकिन ख़वातीन हज़रात, इस वक्त जिन मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने हमें ज्वाइन किया, अच्छा अब अगर हम खूबसूरत लगने की या खूबसूरती की बात करते हैं ना ख़वातीन हज़रात, उसमें बालों का आप यकीन कर लें, मान लें मेरी बात, बालों का एक बहुत अहम किरदार है। फॉर एग्ज़ाम्पल टेस्टर, आप तैयार हो, मैं अपनी मिसाल देती हूँ, मैं अगर ना तैयार हूँ, मैं मुंह पे मेकअप नहीं करूँ, लेकिन अगर मेरे बाल अच्छे हैं और बाल अच्छे बने हुए हैं तो मुझे शायद इतनी मेकअप करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने कहीं जाना है तो आपके बाल जो है ना, वो आपकी हेल्थ हाइजीन का बताते हैं कि आप अपना कितना ख्याल रख रहे हैं और आपकी बॉडी के न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है और न्यूट्रिशनल आप कितना उस तरीके से अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं, बालों का इतना अहम किरदार होता है। और बदकिस्मती के साथ मुझे आज भी याद है, मैं जब 9th-10th में थी तो अम्मी ऑयल लगाती थी, और आप स्कूल गोइंग या कॉलेज गोइंग हो, लेकिन अब वो दौर भी जाता जा रहा है, अब नित नई चीज़ें आ गई हैं। और हम ये देखते हैं बदकिस्मती के साथ, बहुत छोटी उम्र में, जिस उम्र में हमारे बाल इतने अच्छे हुआ करते थे, अब हमारे बच्चे बच्चियों के सर के बाल कम होते जा रहे हैं। तो ये क्या वजह है, क्या वजूहात हैं, इसका तमाम जो हल है वो क्या कुछ किया जा सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं जी वो मुअज़्ज़िज़ मेहमान जो हल बताएंगे, जादू से, वो वाला जादू नहीं। डॉक्टर मोहम्मद नासिर रशीद साहब, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, फाइन। डॉक्टर साहब, आपसे लोग फरमाइश करते होंगे आप जैसे बाल हो जाए। बहुत ज़्यादा, यही होता होगा, काफ़ी ज़्यादा। डू यू अग्री जो मैंने ओपनिंग में बालों के बारे में कहा? बिल्कुल, क्योंकि एक हेल्दी रूटीन्स ओवरऑल, नॉट ओनली फॉर हेयर, आपके ओवरऑल पूरी हेल्थ के जो एक हेल्दी रूटीन्स होती थी वो ख़त्म हो चुकी हैं। ठीक है। मॉडर्न लाइफस्टाइल, मॉडर्न डाइट और जो स्ट्रेस लेवल्स हैं वो ज़्यादा हो गए हैं, तो ओवरऑल आपकी बॉडी जो है वो एक किस्म की न्यूट्रिएंट स्टार्व्ड हो गई हुई है। इवन आप खा भी रहे हैं खाना, लेकिन वो न्यूट्रिएंट रिच नहीं है। ठीक है। फास्ट फूड है, बंस हैं, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, शुगर, सॉल्ट, जो जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान है बॉडी को। तो अल्टीमेटली जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनमें से स्किन और हेयर की तो स्पेशली ऐसी प्रॉब्लम है कि वो आपकी न्यूट्रिशनल स्टेटस को बहुत ज़्यादा शो करती है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें बहुत लास्ट स्टेज पे जाके इफेक्ट होना शुरू होती हैं। बिल्कुल ठीक। क्योंकि बॉडी लाइफ सस्टेनिंग जो आपके फंक्शन हैं बॉडी के, उनके लिए जितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो यूज़ कर रही होती है, और वो इस तरह के रिजर्व्स कि स्किन के लिए जो रिजर्व्स हैं, बालों के लिए जो रिजर्व्स हैं, जो आपकी लाइफ को इफेक्ट नहीं करते, लाइफ सस्टेनेबिलिटी को, तो अल्टीमेटली जब आपकी स्किन और बाल ख़राब हो रहे हों तो दैट मीन्स कि आपकी बॉडी बहुत क्रॉनिक स्ट्रेस और बहुत क्रॉनिक मेल नरिश्ड हो चुकी है। ठीक है। और डॉक्टर साहब, अब ये सवाल तो एक दौर में तो बनता था, समझ आता था कि किस एज में बाल गिर रहे हैं जी, क्योंकि वो तो एक एज थी ना कि 50 साल या 55 या जो भी, मतलब लेकिन अब तो टीन्स में भी बच्चे बच्चियों के बाल गिरना शुरू हो गए हैं। असल में प्रॉब्लम अब ये है कि जिस तरह हम हेयर ट्रांसप्लांट बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, तो अब इस लेवल के ऊपर ये प्रॉब्लम चली गई हुई है
कि यंग एज में हमारे पास जो लड़के आते हैं उनका डोनर एरिया या जहाँ से हमने बाल लेने होते हैं ट्रांसप्लांट के लिए, वो भी इतना हेल्दी नहीं होता कि ट्रांसप्लांट के लिए सूटेबल हो। अच्छा, ओके। जी, काफ़ी केसेस हमें इस तरह रिफ्यूज़ करने पड़ते हैं कि वो 30 की अंडर एज है और वो डोनर इज़ नॉट हेल्दी फॉर सर्जरी के हम डोनर में से बाल निकालें। तो ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है और इसके अंदर जिस तरह मेल फीमेल्स में डिफरेंट रीजंस हैं, बेसिक जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं बालों के लिए वो आपकी कुछ एसेंशियल विटामिन्स और कुछ मिनरल्स ऐसी हैं कि वो बहुत ही क्रिटिकल हैं। स्पेशली एक तो हेयर लॉस है जो जेनेटिक है, मेल्स के अंदर होता है, उसका तो बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं होता, लेकिन जिनकी फैमिलीज़ में नहीं है या जो फीमेल हेयर लॉस पेशेंट्स हैं उसमें मोस्ट ऑफ द कॉजेज़ जो हैं अगर वो टाइमली डायग्नोज हो जाएं और उनका ट्रीटमेंट कर लें आप, तो वो रिकवरेबल भी हैं। ठीक है। नॉट ओनली कि वो रुक जाएगा बट वो बाल काफ़ी हद तक वापस भी आ जाते तो वो हैं। किस तरीके से उसकी रोकथाम की जा सकती है? फीमेल्स में जो सबसे ज़्यादा कॉमन हमारा प्रॉब्लम है यहाँ पे हमारी कंट्री के अंदर, वो आयरन डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, हार्मोनल इम्बैलेंस, पीसीओ सिंड्रोम बहुत ज़्यादा है, अनडायग्नोज्ड चलता रहता है। बिल्कुल, ठीक आई है? एग्री। उसके अलावा विटामिन D3 तो खैर बिल्कुल ही कॉमन हो चुकी है, अब उसको लोग इजी लेना शुरू कर दिया कि अच्छा कम है, सबका ही कम है, तो इट्स नॉट लाइक दैट कि वो कम है तो उसको आपने ठीक करना है। विटामिन B12 बहुत कम है, ठीक है, तो हमने काफ़ी अर्सा पहले चेक करना शुरू किया था जस्ट टू गैदर डाटा, तो हम सिर्फ विटामिन D चेक करते थे, फिर हमने साथ विटामिन B12 किया तो अब हर सेकंड पर्सन का विटामिन B12 भी कम है, इवन मेल्स में भी। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपका स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है या आपके ऑड वर्किंग आवर्स हैं तो वो डेली बेसिस पे आप समझें जिस तरह वेपोरेट होता है पानी, उस तरह से विटामिन B12 या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पूरा ख़त्म होता है बॉडी से, तो वो तो रेगुलर बेसिस पे चाहिए। आइडियली जिन लोगों की डाइट या बैलेंस्ड न्यूट्रिशन नहीं है तो उनको तो परमानेंट बेसिस पे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स बहुत ज़रूरी है, लाइक बायोटिन या बायोटिन, विटामिन ई, विटामिन B12, विटामिन D3, फीमेल्स में स्पेशली आयरन, और उसकी मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि लोग एक दफ़ा ले भी लेते हैं तो फिर उसको चेक नहीं करते, क्योंकि अगर आपका एक दफ़ा कम हुआ है तो दैट मीन्स देयर इज सम इशू के जिसकी वजह से आपका कोई भी न्यूट्रिएंट कम हुआ है, तो फिर आपको रेगुलर साल में 1-2 दफ़ा मॉनिटर करना चाहिए कि वो बैलेंस्ड रह रहा है कि नहीं रह रहा। बिल्कुल सही। अब सब अगेन हेयर ट्रांसप्लांट की आपने बात की, हेयर ट्रांसप्लांट ये नहीं है कि बाल गिर रहे हैं तो किस स्टेज पे आप हेयर ट्रांसप्लांट को रेकमेंड करते हैं? देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट तो बिल्कुल एक एंड स्टेज थेरेपी है, जिस तरह से हार्ट डिजीज में बाईपास इज नॉट द फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, तो लोगों ने भी एक ट्रेंड पब्लिक में बन गया, अच्छा कोई मसला नहीं हेयर ट्रांसप्लांट करा लेंगे, तो ये भी पेशेंट्स बहुत सारे बिल्कुल आते हैं, तो ये अवेयरनेस या ये ट्रेंड भी बहुत गलत है कि आप बिल्कुल ही कहीं गिर रहे हैं तो कह रहे हैं कोई नहीं, जब होगा तो ट्रांसप्लांट करा लेंगे, तो खुदा न खासा ऐसा मौका भी आ सकता है कि ट्रांसप्लांट भी ना हो, यानी हल नहीं तलाश करे अपनी तरफ से, डायरेक्ट ही। अच्छा, बिल्कुल सही। तो बेसिकली मैं ये पेशेंट्स को कहता हूँ कि जिस तरह अपेंडिक्स है वो एक ब्लेसिंग है कि दर्द होती है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं, बालों की जब तक शीशे के सामने ना आए तो दर्द नहीं होती, वो अजियत मिलेगी और कुछ नहीं। तो इसलिए जो कुदरत ने निज़ाम रखा हुआ है कि कहीं पे आपको चोट लग जाए तो दर्द होती है तो आप बचा लेते हैं अपने आप को, तो ये इस तरह की चीज़ें क्रॉनिक, जिनको हम क्रॉनिक डिजीज़ कहते हैं कि इमीडिएटली आपको कोई सिम्टम नहीं आएगा, तो इसके लिए अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। और छोटा सा भी कोई आपको अगर प्रॉब्लम है, बाल गिर रहे हैं, एक टाइम से ज़्यादा गिर रहे हैं या थिन हो रहे हैं, तो आपको बेसिक न्यूट्रिएंट्स के टेस्ट तो खुद ही करा लेने चाहिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप डॉक्टर के पास जाएं तो टेस्ट हुए हों, वो सिंपल टेस्ट है, वो किसी भी विटामिन डी जरूर चेक करें, विटामिन B12 जरूर चेक करें, फीमेल्स में स्पेशली फेरेटिन, प्रोलैक्टिन, उसके अलावा टेस्टोस्टेरोन लेवल, ये बेसिक टेस्ट हैं। TSH सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म बहुत कॉमन हो गया है, वो भी न्यूट्रिएंट रिलेटेड है कि आपके न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं तो आपकी थायराइड एक्टिविटी सप्रेस हो जाती है, स्लो हो जाता है, तो बहुत सारे केसेस में सिंपल आप न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करें तो थायराइड एक्टिव दोबारा से सही हो जाता है, उसमें आपको थायरॉक्सिन वगैरह या वो लेने की जरूरत नहीं होती। तो बेसिक टेस्टिंग एक अगर आपका बाल गिर रहे हैं तो आपको ये बेसिक आयरन, फेरेटिन, D3, B12 ये फौरन करा लेने चाहिए, और फिर इसको इंटरप्रेट खुद नहीं करना चाहिए क्योंकि लैब रेफरेंस रेंजेस जो लिखी होती हैं वो एक स्टैटिस्टिक्स होते हैं, वो ऑप्टिमल हेल्दी लेवल्स नहीं उसमें उन्होंने शो किए होते, तो लोग समझते हैं कि मेरा इस लेवल में आ रहा है, डॉक्टर को दिखाया ही नहीं, रिपोर्ट करके रख ली, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि आप रिपोर्ट को जो उस चीज का स्पेशलिस्ट है उसको दिखाएं, तो ये जरूरी नहीं है कि अगर लैब रेफरेंस रेंज के अंदर आपकी वैल्यू है तो वो नॉर्मल होगी, 10 से 20 के बीच में आ गया तो जिस तरह विटामिन डी अगर आपके बालों स्किन की हेल्थ प्रॉब्लम है तो आई वुड सजेस्ट कि वो 70 से नीचे नहीं जानी चाहिए, ओके, और B12 जो है वो तो 900,000 में होनी चाहिए, ऐसा ही है, ठीक है, और आयरन, फेरेटिन जिस तरह है, फेरेटिन
बालों की सिर्फ सर्वाइवल के लिए 75-80 होना चाहिए ओके, सिर्फ बालों के सर्वाइवल के जी। लिए। इससे कम होगा तो आप एट रिस्क हैं कि बाल आपके क्रॉनिक हेयर लॉस शुरू हो जाएगा। बिल्कुल से। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल कोई हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आया है एंड यू फील एज अ डॉक्टर कि उसको ज़रूरत भी है, उससे पहले के प्री रिक्विजिट्स क्या हैं, आप क्या उसकी प्री रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके बाद आप फैसला करते हैं कि करना है? देखिए, सबसे पहले तो कॉज आइडेंटिफाई करना बड़ा जरूरी है। अगर तो जेनेटिक कॉज नहीं है, जेनेटिक हिस्ट्री नहीं है, फिर तो बहुत डिटेल में इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, फिर ट्रांसप्लांट बैक बर्नर पे चला जाना ठीक चाहिए। और अगर जेनेटिक फैमिली हिस्ट्री है, मामू में, उनके ताया चचा फादर दादा नाना की फैमिली में है, मेल है पेशेंट, तो डेफिनेटली फिर तो जेनेटिक्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है और उसके लिए काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। ठीक है। अगर आपका हेयर लॉस एक बियॉन्ड सर्टेन स्टेज चला गया है कि आपकी लुक्स ख़राब हो गई हैं, तो फिर तो डेफिनेटली ट्रांसप्लांट इंडिकेटेड है। बट हम ये करते हैं कि अगर लुक्स डेटरिएट नहीं हुई और कई लोगों की हेयर लाइन इंटैक्ट होती है और वैसे थिनिंग हो रही होती है, तो उसमें ऑलवेज इट्स बेटर कि आप पहले एक ट्राई कर लें कि इसके बालों को थोड़ा सा स्लो डाउन कर लिया जाए या थोड़ा सा बेहतर कर लिया जाए। जेनेटिक हेयर लॉस के लिए भी कुछ मेडिसिन हैं अब, और अगर आप वो टाइमली शुरू कर लें तो इवन जेनेटिक हेयर लॉस आपकी फैमिली में, चाहे आपके दादा नाना की फैमिली में है, तो आप उसको डिले कर सकते हैं। ओके, आगे लेकर जा सकते आगे हैं लेके जा नेचुरली। सकते हैं, जी हाँ। बट वो टाइमली अगर शुरू हो जाए तो मे बी आप अगर 25 ईयर्स में बॉल्ड होने की तरफ जा रहे हैं, तो आप शायद 30-35 तक स्ट्रेच कर सकते हैं कि ट्रांसप्लांट आपको कराना ना पड़े। ये जो अब रिसर्च वगैरह बॉल्डनेस के हवाले जी, से हो उसमें रही ओरल है, टेबलेट्स हैं, उसमें टॉपिकल सॉल्यूशंस हैं जो FDA अप्रूव्ड। उसके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं, साइड इफेक्ट्स नहीं है। ओके, तो इसलिए प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर। क्योंकि ज्यादातर ये होता है ना कि फिर अल्लाह ना करे कोई हार्ट का मसला ना हो जाए, कोई नहीं, ऐसी इस तरह चीज़ की इश्यूज नहीं है। लोगों में बहुत ज़्यादा इस तरह के टैबूज हैं कि पता नहीं कोई मेडिसिन ज़्यादा देर के लिए खाएंगे तो कुछ होगा। मोस्टली ये मेडिसिन अब ऑलमोस्ट 2-3 डेकेड्स हो चुके हैं ठीक है, जो यूज़ हो रही हैं और लोग यूज़ कर रहे हैं और इफेक्टिव हैं। बिल्कुल सही। हमारे यहाँ ये बड़ा एक तासुर है कि फलां ने फलां जगह से हेयर ट्रांसप्लांट कराया तो हम भी वहीं पे चले जाएं। जी अब क्वैक्स बिल्कुल। में और एक प्रोफेशनल डॉक्टर को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए? अब कोई भी डॉक्टर का आगे नाम लिख के आगे लगा देगा तो शायद मैं और ममूना तो हम चले जाएंगे, तो किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जा सकता है? आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वैक्स के साथ अब एक और नई टेक्नोलॉजी में हर दफ़ा जब भी कहीं अवेयरनेस का ऐसा अपॉर्चुनिटी हो, एक क्वैक्स हैं और एक क्वालिफाइड क्वैक्स हैं जो कि ज़्यादा डेंजरस आई है। एग्री। क्वालिफाइड क्वैक्स जो हैं वो पब्लिक बहुत जल्दी जो है आइडेंटिफाई नहीं कर सकती। क्वालिफाइड क्वैक कौन है? जो कि डॉक्टर है बट जो चीज़ वो ऑफर कर रहा है उसके अंदर उसने प्रॉपर ट्रेनिंग और क्वालिफिकेशन नहीं ली। ओके, बिल्कुल सही। ठीक है, तो हेयर ट्रांसप्लांट एक सब स्पेशलिटी है और इसके लिए अब जो मॉडर्न डे हेयर ट्रांसप्लांट है बहुत एग्रेसिव ट्रेनिंग चाहिए और बहुत एक्सपीरियंस चाहिए। तो इसके लिए किसी ने अगर फेलोशिप नहीं की या इसकी क्वालिफिकेशन जो इस वक्त इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे उतरती है पूरी, उस तरह की कोई क्वालिफिकेशन नहीं की हुई, तो वो अगर हेयर ट्रांसप्लांट ऑफर कर रहा है तो वो एक रेसिपी फॉर डिजास्टर है फॉर पेशेंट। और अब एक बहुत ज़्यादा परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स जो हमारे पास आ रहे हैं या किसी भी अच्छे सर्जन के पास आने शुरू हो गए हैं, वो रिपेयर केसेस हैं जो ऐसी जगह से ट्रांसप्लांट करा लिया जो साजिद हसन साहब के साथ भी जी तो बिल्कुल बहुत ज्यादा लोग हैं। साजिद हसन तो एक बहुत बड़ा पब्लिक नाम। पर्सनैलिटी थी और उन्होंने आगे फॉरेन कर दिया, वरना ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। दैट वाज आई मीन जी हाँ। ये इस तरह के तो उसमें सर्जन की जो क्वालिफिकेशन है हेयर ट्रांसप्लांट की, वो इस वक्त एक तो अमेरिकन बोर्ड सर्टिफिकेशन है, अमेरिकन बोर्ड का एग्जाम है, उनकी ट्रेनिंग है। उसके बाद जो अगर आप देखें कि जिस तरह FRCS होता है तो इसके अंदर FISHRS ठीक एक है। क्वालिफिकेशन है, फेलो ऑफ ISHRS, ठीक वो है। टॉप एंड क्वालिफिकेशन है। तो आप कभी भी जाएं तो कम से कम बेसिक क्वालिफिकेशन तो सर्जन के पास हो, और अगर आप अच्छा कोई मतलब रिजल्ट वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड का कराना चाहते हैं तो डेफिनेटली फिर फेलो ऑफ ISHRS होना ज़रूरी है। बिल्कुल सही। जिस तरह आप देखते हैं कि लोकल क्वालिफिकेशन आपकी लॉयर्स में भी है, फिर कोई LLB है, कोई इस तरह है, तो इसी तरह वो डिपेंडिंग ऑन उसकी कॉम्पिटेंसी क्या है ऑब्वियसली। और उसी का फिर उसका रिजल्ट्स होते हैं। अच्छा, PRP में और इसमें हेयर ट्रांसप्लांट में क्या फ़र्क है? देखिए, PRP बेसिकली एक प्रिवेंटिव थेरेपी है, ठीक है। और वो भी बहुत मिसयूज़ हो रही है कि आप फीमेल्स में स्पेशली जिस तरह PRP करा लें, बाल गिरने शुरू हो गए तो 10-10 सेशंस लोग पेशेंट्स हमारे पास करा के आती हैं जिनका आज तक किसी ने फेरेटिन चेक नहीं किया। तो अगर आपके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स या न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो पूरी नहीं हैं, वो डेफिशिएंट हैं, और आप इस तरह की कोई थेरेपी मिनिमली इन्वेसिव है लेकिन करा रही हैं, तो उसका कोई बेनिफिट बहुत अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल सही। ठीक है, वंस आपकी जो बेसिक कॉज ऑफ हेयर लॉस है वो या वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी वो करेक्ट हो जाए तो आपकी रिकवरी को फास्ट ट्रैक करने के लिए ये थेरेपीज हैं। ठीक है। तो PRP इज इफेक्टिव वंस आपके जो कॉज ऑफ हेयर लॉस है वो आइडेंटिफाई होके डायग्नोज होके उसके करेक्टिव मेजर्स ले लें, वो डेफिशिएंसीज आप पूरी कर दें, और फिर आप PRP से आपके जो बाल 1 साल में रिकवर करने हैं वो 2-3 महीने में
रिकवर होंगे। आपकी रेट ऑफ ग्रोथ बढ़ जाता है, बाल थोड़े जल्दी मोटे हो जाते हैं। लेकिन अगर आपका आयरन कम है, विटामिन डी कम है, B12 कम है, हार्मोन, तो PRP जितने मर्जी करा लें कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि नुकसान हो सकता है। नुकसान होगा, बिल्कुल सही सर। थैंक यू सो मच। Thank you जी। बड़े ऑनेस्ट और मुफीद मशवरे और बातें, थैंक यू सो मच। ब्लेस यू जी, ब्लेस यू। और ख़वातीन हज़रात, इसी के साथ मैमूना को हम कहते हुए कि आप प्लीज़ इधर आइए और हम मैडम नूर जहाँ को ट्रिब्यूट पेश करें। रात फैली है सुरमई आंचल की तरह। रात फैली है तेरे सुरमई आंचल की तरह, रात फैली है तेरे सुरमई आंचल की तरह, चाँद निकला है तुझे ढूंढने पागल की तरह, रात खुशबू जागे फिर बरसने आँखें मेरी बादल की तरह रात फैली है तेरे सुरमई आंचल की तरह चाँद निकला है तुझे ढूंढने पागल की तरह रात फैली है तेरे जी ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम में। हमारी जो अब अगली मेहमान है, यकीन जाने मैं इतना कुछ इनसे सीखती हूँ। और राइट फ्रॉम डे वन जब अरफा से मेरी मुलाकात हुई थी, मैंने इंटरव्यू किया था अरफा करीम का, तो आई न्यू दैट शी विल डू वंडर्स। और हर बच्चे की तरबियत में ख़वातीन हज़रात तो उसकी माँ का एक बड़ा अहम किरदार, वालदैन बोथ दोनों पेरेंट्स का, लेकिन फिर वालदा का सबसे अहम किरदार होता है। और आरफा करीम हमारी प्राइड ऑफ पाकिस्तान, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया और हमसे जल्दी जुदा हो गई। और कहते हैं कि माँ बाप की लेगेसी को औलाद आगे लेकर बढ़ती है, लेकिन इस केस में
आरफा की लेगेसी उनकी वालदा लेकर आगे बढ़ रही हैं और बड़ी प्यारी हैं। आरफा की वालदा जो है मेरी तो बहुत ख़ास, और मैं इनसे बहुत कुछ सीखती हूँ। हमारे साथ मौजूद है समीना अमजद साहिबा, शी इज़ एन एजुकेशनिस्ट एज़ वेल। आरफा करीम की मदर तो हैं ही हैं और आरफा करीम फाउंडेशन की चेयरपर्सन भी। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैं जज्बाती हो जाती ना तो फम्बलिंग हो जाती है, आपको देख के होती हूँ जज्बाती। नहीं, ये आपका प्यार है, मोहब्बत है, जैसे आप जिक्र कर रही थी कि, और मैं भी हमेशा जिक्र करती हूँ कि पीटीवी अरफा के लिए दूसरा घर था। ऐसा ही है। तो मुख्तलिफ वेरियस स्टेशंस पे, वेरियस सिटीज़ में वो हमेशा इंटरव्यूज़ में जाती रही और मुझे भी अपना घर ही लगता है, क्योंकि हमारी आवाम इस चैनल को अभी भी, जो यूथ है जो कि विलेजेस में है, रूरल बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, अभी भी ये चैनल सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला और है। फिर और सबसे इंटरेस्टिंग बात, मैमूना भी हमारे साथ मौजूद हैं, शेफ अनम भी। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात, बैरूने मुल्क पाकिस्तानी Yes. कम्युनिटीज़ जो मुकीम है वो पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के थ्रू कनेक्शन कायम रखती हैं, और फिर वो पाकिस्तान की अगर याद सताती है, जो हर किसी को सताती है याद, तो फिर आप पीटीवी के प्रोग्राम के ज़रिए ना वो उसको कॉम्पनसेट करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मैडम, अब यू बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, और हमने हमेशा मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे और आपसे हमेशा गाइडेंस ली है, पेरेंटिंग की बात करें तो जो तरबियत होती है उसमें माँ का तो अहम किरदार होता ही है, बाप का भी किरदार होता है कि नहीं? जी बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ कि बाप का ज़्यादा किरदार होता है। अगर आप देखें माँ का, नॉर्मली अगर हम अपनी सोसाइटी में देखें तो ज़्यादातर माएँ अभी भी घर में रहती हैं। अगर वो जॉब कर भी रही हैं तो वर्क फ्रॉम होम शिफ्ट में कर लिया, कुछ देर छुट्टी ले ली, कुछ ना कुछ मैनेज करती हैं। तो जो बाप है वो सोसाइटी में मूव करता है, उसको बाहर का पता होता है, सर्द गर्म हवा का पता होता है, हालात का पता होता है, अवेयरनेस होती है, एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि वो सिर्फ सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा होता। ठीक है। और मैं कहती हूँ कि बेटी को आजकल के दौर में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है, वो सिर्फ बाप दे सकता है कि बेटा बाहर आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे, आपको कैसे डील करना है। जैसे कॉन्टीजेंसी प्लानिंग हम करते हैं, हर चीज़ की करते हैं कि जंग होगा तो होगी तो क्या करना है, ऐसे ही पेरेंटिंग भी है कि बाप अपनी बेटी को वो तहफ़्फ़ुज़ देता है जो कोई और दे नहीं सकता। बिल्कुल। माँ भी एज फीमेल ही होती है, तो जो बाप का किरदार है वो है बेटी को कॉन्फिडेंस देना और उसको ये उसके पीछे खड़े होना, उसको एतमाद देना कि बेटा तुम जो करना चाहती हो। जैसे हमारे केस में अगर देखा जाए तो अरफा के और मेरे पीछे भी स्पेशली अरफा के बाबा ही थे, उनका रोल आता है। अगर वो अलाउ ही ना करते तो सारी बात खत्म हो जाती। बिल्कुल सही। उन्होंने उस दौर में, जबकि अभी पता ही नहीं था लोगों को कि ये आईटी क्या होगी, बिल्कुल ऐसा ही है, और इसमें एक्सपीरियंस करना भी चाहिए कि नहीं। इतना महंगा ज़माना था वो, स्पेशली आर्मी ऑफिसर्स के लिए तो बहुत था कि एक पे थी और बच्चे थे और उसकी एजुकेशन थी। तो आई थिंक कि अगर बाप अपना रोल अदा करे तो आज की भी बच्ची, मैं नहीं समझती कि वो किसी भी तरीके से किसी से कम है। बिल्कुल बिल्कुल बच्चों के बराबर है। अरफा ने साबित किया हर दुनिया का वो काम कर सकती है, हर मैदान में जा सकती है। आपको पता है, मैं आपको याद कराऊँ कि जब बिल गेट्स से अरफा मिली ना, तो बिल गेट्स ने कहा कि अरफा, ये तो मैंने तो सुना है कि तुम्हारे तो कंट्री में वेल है और बच्चियां आगे जा नहीं सकती, एजुकेशन हासिल नहीं कर सकती, तो यू आर अनदर साइड ऑफ पाकिस्तान। उसने पता है क्या कहा? उसने कहा नो, आई एम द साइड ऑफ पाकिस्तान। अरे वाह, अरे वाह। और आपको बाकी सब मिथ्स हैं। यू जस्ट कम टू माय कंट्री, आई विल शो यू हाउ मेनी वुमेन आर वर्किंग इन द फील्ड्स। बिल्कुल, इन एवरी फील्ड यू विल फाइंड आवर लेडीज। बिल्कुल। तो वही बात आ जाती है कि बच्चियों को अभी आजकल मैं ये देखती हूँ कि उसको अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती ना। अभी भी प्रायोरिटी में बेटा ही क्यों आ गया है, अभी भी प्रायोरिटाइज करना पड़े तो हम पहला जो माँ बाप का दोनों का ध्यान जाता है वो चाहता है कि बेटे को मिले। नहीं, मैं समझती हूँ कि हमने एग्जाम्पल कोट की है कि बेटी, क्योंकि नस्ल चलनी है बेटी से चलनी है, अगले खानदान में जाना है बेटी ने जाना है। और आज भी अगर आप देखें बेटों से ज़्यादा बेटियां लेगेसी लेके चलती हैं। और जो इमोशनल ढारस आपको बेटी दे सकती है ना माँ बाप को, हाँ। बेटे भी देते हैं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे सारे जो है बेटे ही हैं, वो कहेंगे कि जी आप नहीं, बेटे भी देते हैं, लेकिन बेटी जिस तरीके से माँ बाप के दुख दर्द को समझ सकती है ना, वो मैं बायस्ड हूँ या जो भी हूँ, आप मुझे नहीं पता, जो मर्जी कह लें, वो जज्बा ना जरा कम होता है। बेटों को देखें, एक अंडरस्टूड उनके साथ कॉन्फिडेंस होता है कि जी इन बिल्ट है कि हम इस घर के मर्द हैं या हम इस घर की लेगेसी लेके चलते हैं। लेकिन बेटी को कॉन्फिडेंस देना पड़ता है ना। जब भाई और बाप या हस्बैंड ये कॉन्फिडेंस एक अपनी वाइफ को या अपनी बेटी को देगा, तो आप देखें कि कितने % खवातीन हैं जो कि रह जाती हैं कि कुछ कर नहीं पाती बिकॉज उनके पीछे सपोर्ट नहीं है। अब आप मैमूना की भी मिसाल देख लें, और इन्होंने अपनी गुफ्तगू में अपने वालिद का नाम लिया सबसे पहले, जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी। आप क्या कहोगी, कितनी सपोर्ट की ज़रूरत होती है एक बेटी को? जिस तरह मैम ने कहा कि अगर
वालिदा को वालिद मना कर दें कि ये बच्ची ने चीज़ नहीं करनी, तो वालिदा जो है वो चुप कर जाती है, क्योंकि वो सारा जो होता है वो वालिद पे ही होता है। तो इसी तरह मेरे जो बाबा है ना, उन्होंने मुझे बहुत, जितना मैं कह सकूं उतना सपोर्ट किया। ठीक। अभी भी वो मेरे साथ शो में आए हुए हैं ऐसा ही है, और जहाँ जाना है आपकी वीडियो भी बना रहे थे जिस प्यार के साथ, वो मैं देख रही थी। बस इसी तरह है। और जहाँ जाना है उन्होंने कहना है बेटा आपने मुझे हुक्म करना है, आपने ये नहीं कहना कि प्लीज़ बाबा चलो या ये है वो, कोई चीज़ चाहिए जहाँ जाना है आपने मुझे कहना है चलें बाबा चलें बाबा। तो हर जगह वो मुझे सपोर्ट करते हैं। और स्पेशली हमारे घर में, बाकी भी होंगे लेकिन हमारे घर में ज़्यादा इम्पोर्टेंस बेटियों को दी जाती वाह। है। मेरे भाई हैं, उन्हें जो है वो डांट दिया जाता है, ये हो गया वो हो गया। अब मुझसे है, क्योंकि अभी मैं टीन एज में हूँ, मुझसे बहुत सारी गलतियाँ, जैसे ग्लास मुझसे टूट जाता है और कप, मामा डांटती हैं और मामा का हक है डांटने का। हाँ, माँ का तो हाँ, माँ की डांट कुछ और होती है। बाबा का एक जुमला होता है कि जो चीज़ टूट गई है वो दोबारा जोड़ लोगी, अब डांट से जुड़ जाएगी वो चीज़। तो बाबा मेरी बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट करते हैं और उसके साथ साथ भाई भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। देखे ना ये, और फिर वो हिम्मत और ताकत मैडम। अच्छा मैडम, फिर तरबियत की सिर्फ बात करें तो एक मखसूस एज तक तो नहीं होती। अब हम हमारे माशरे में हम देखते हैं बच्चियों की शादियां होती हैं, बदकिस्मती के साथ अनफॉर्चुनेटली डिवोर्स रेट, अगर अल्लाह करे मैं गलत ही हूँ, उसमें ज़्यादा इजाफा हुआ है। वरना एक दौर ऐसा था कि आप इस लफ्ज़ को भी अपनी ज़बान पर नहीं लाते थे, डर लगता था। लेकिन अब हम देखते हैं अनफॉर्चुनेटली अभी 10 दिन नहीं हुए शादी को तो जी लड़की वापस घर आ गई, जो भी वजूहात हो। इसमें तरबियत का कितना अमल दखल है? और फिर तरबियत फिर एक एज तक तो नहीं रहती, नसीहत तो आखिरी दम तक आप अपनी औलाद को दे सकते हैं। बड़ी ज़बरदस्त बात आप कर रही हैं और दिस इज़ नीड ऑफ द टाइम कि अगर आप देखें सोसाइटी में ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा हैं और मैं समझती हूँ कि उनकी, मैं भी इसी कॉज को ढूंढती हूँ कि वजह क्या है। बिल्कुल सही। जो मैं अपने नॉलेज के मुताबिक या अपने एक्सपीरियंस से आपको बता सकती हूँ, सबसे पहली बात ये है कि जो बच्चियाँ हैं किसी हद तक उनमें पेशेंस की कमी है। सारा कसूर तरबियत का नहीं होता, बिल्कुल। माइंड सेट का है। फिर आप सोसाइटी में और अपने इर्द गिर्द के लोगों से जो सीखते हैं और जो लोग वो आपको मशवरा देते हैं, आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, मैटर करते हैं आपकी ज़िंदगी में, मे भी आपके टीचर्स हैं, मे भी आपके स्कूल मेट हैं, क्लासमेट हैं, कहीं पे भी हैं, तो एक तरबियत का पहलू होता है घर से शुरू होता है। यस ऑफ कोर्स मैं मानती हूँ इस चीज़ को कि माँ ने बेटी की, मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि बेटी की ऐसी तरबियत करें कि जब वो अगले घर जाए तो आपका रिफ्लेक्शन हो उसमें, और वो लोग उसको देख के समझें कि किस माँ की बेटी है। ऐसा ही है। यू नो, अरफा की भी यही बात होती थी कि अरफा को देख के लोग कहते थे कि इसकी मामा से मिलना है, कि इसकी मामा कौन है। बिकॉज बच्चों की एक ख़ास हद तक तो हमारी, अगर वैसे देखा जाए कि जितनी भी आप थ्योरेटिकल बात कर लें तो वो ग्रूमिंग होती है बच्चे की पहले 10 साल 7 साल, वो बहुत ज़रूरी है, वो तो हो गए। लेकिन उसके बाद जब उससे सोसाइटी में जाना है, आपकी ट्रेनिंग ने घर तक तो काम कर दिया, अब बच्चे ने बाहर निकलना, बच्ची हो या बच्चा हो, अब उसको वो नहीं बताया जाता। और शादी की भी बात ऐसी ही कुछ मिसाल दूंगी कि जो बेटियां जिनकी हम शादी करते हैं, हम हर तरह के एग्ज़ाम की तैयारी में उनकी हेल्प करते हैं, राइट? लेकिन हम उसको ये नहीं बताते कि बेटा वहाँ पे तुम्हें कैसा माहौल मिलेगा और तुम्हें वो अडॉप्ट करना है। मेंटली प्रिपेयर नहीं करते, उन्हें वो तरीके नहीं बताते कि किस तरह खुद पहले आपने इन्वेस्ट करें तो देखें कोई किसी भी जगह ट्रू, आई एग्री, इन्वेस्ट करें तो उसका आपको वापस मिलता है ना। तो हम रिश्तों में पहले, मैं अपनी बेटियों को सबको समझाती हूँ कि बेटा फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। ऐसा ही है। आप वो डिजर्व वाला हिस्सा क्यों भूल जाते हैं? ऐसा ही आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा, लेकिन पहले कुछ करके दिखाएं। इन्वेस्टमेंट है, पहले 2-3 साल आप बर्दाश्त करें, देखें तो सही होता क्या है। इम्पेशंस हो गई हैं बच्चियां, और एक जो होता है ना कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का दौर है, ऐसा ही है। पेशेंस रहा ही नहीं, इधर सोचा है इधर मिल जाए। मुझे याद है मेरी शादी को अल्हम्दुलिल्लाह 17 इयर्स हो गए हुए हैं। मैं मास्टर्स में थी तो शादी हो गई थी, और फिर मास्टर्स शादी के बाद कंप्लीट किया। तो मुझे आज भी याद है, मेरे वालिद साहब के साथ सबको पता है मेरी एक बहुत क्लोज अफिलिएशन है और अटैचमेंट बहुत हद से ज़्यादा है ना। एक तो नॉर्मल होती है ना, हद से बिल्कुल ज़्यादा। तो मेरे वालिद साहब ने एक नसीहत की थी कि बेटा तुम्हारी शिकायत नहीं कोई आनी चाहिए। हाँ, वेरी ग्रेट। अब जब उन्होंने ये जुमला बोल दिया उसमें सारी चीज़ें, और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बड़े फ़ख्र और मान के साथ कह सकती हूँ कि कभी मेरे इन लॉज की, और मेरी मदर इन लॉ ने, मेरी सास ने हमेशा कहा कि अगर मेरी कोई बेटी होती ना तो वो सुंदस की तरह होती। तो ये बड़ी एक अचीवमेंट होती है एक औलाद होने की हैसियत से कि आप अपने बाप या माँ दोनों ने जो नसीहत की, ये बड़ा ज़रूरी है कि नसीहत करो तो सही तो करो। देखिए, नसीहत बात ये होती है कि पहले आप रोल मॉडल बने खुद एज मदर।
अगर मैं समझती हूँ कि अगर मुझे किसी से अच्छा डील ना करना आता तो मैं उसको कैसे सिखाती। बिल्कुल सही। अगर मैं एरोगेंट होती तो उसको आजिज़ी कैसे सिखाती। अगर मुझ में बर्दाश्त ना होती तो उसको सब्र की तलकीन कैसे करती। तो पहले माँ को रोल मॉडल माँ बनना पड़ता है और उसमें उसको भी बड़ा पेशेंट रहना पड़ता है। बिल्कुल सही। कि कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं आपको नागवार गुजरती हैं। मैं ये नहीं कहती कि गुस्सा नहीं आता या कुछ बुरा नहीं लगता, होता है, सब होता है। क्या है अच्छा है कि अगर हम कुछ दिल में ख्याल ले आए कि यार इसको बर्दाश्त कर लें, बिल्कुल ठीक है, इसको अवॉइड कर लें सिचुएशन को, फिर बाद में बैठ के प्राइवेटली आप उस बात को डिस्कस कर सकते हैं। बिल्कुल। रिश्तों की मजबूती के लिए और रिश्ते कायम दायम रहें, फिर शादी की हम बात करें अपनों के साथ, हल क्या है? हल यही है कि सबसे पहली बात यह कि माइंडसेट जो बन चुका है ना, जो बच्चियों को जितनी अवेयरनेस मिल गई है उसमें सही तो सही है, गलत भी है। ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि उसमें से कोई भी अवेयरनेस ऐसी नहीं है कि जहाँ कहीं फिल्टर लगाओ। अब बच्चियाँ कम अकल होती हैं, अवेयरनेस उनको कहीं ज़्यादा मिल जाती है, और जब वो कहते हैं ना कौवा चला हंस की चाल तो अपनी भूल गया, तो वो वाली मिसाल आ जाती है कि बच्चियों को पता तो बहुत चल गया है, ये नहीं पता कि आपके लिए नहीं है। एवरीथिंग इज़ नॉट फॉर यू। आपको पता होना चाहिए आपकी वैल्यू सिस्टम क्या है, आपको पता होना चाहिए कि आपकी लिमिटेशंस क्या है, आपको पता होना चाहिए कि आपके घर की रवायात और घर के माँ बाप का फ़ख्र है आप, ठीक है, आपने वो कैरी करना है। ये नसीहत करनी चाहिए हर वक्त बच्चों को। एक एहसास का रिश्ता, एक कॉन्फिडेंस का रिश्ता, एक ट्रस्ट जो डेवलप करना चाहिए, बॉन्डिंग होनी चाहिए, माँ बेटी को सहेली होना चाहिए, इवन बाप को भी सहेली वाला ही रोल अदा करना चाहिए। बिल्कुल, कि वो दिल की हर बात करे उनके साथ, वो शेयर करे, वो उसको सोल्यूशन बताएं, और वो माँ बेटी काबिल फ़ख्र बन सकती है माँ बाप के लिए, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन सिर्फ एक ही मुश्किल है कि उनको अगर गाइडेंस इन टाइम दी जाए, उनको मुसलसल है ये नाम ट्रेनिंग की, जब आप बात करें ये एक दिन एक साल की नहीं है। बिल्कुल। और ट्रेनिंग में घरदारी, हाँ, किचन के अमूर, ये भी जरूरी है। ये गलत बात है कि आपके मेरी बेटी क्यों हांडी रोटी पकाए, आना चाहिए भाई। बाहर के मुल्क जाते हैं तब अपने काम करते हैं ना, लड़का हो या लड़की, तमाम लोग अपने काम कर रहे हमारे होते घर तो बेटों को भी ये बताया गया है, हाँ, कि बेटा भारी काम अपनी फीमेल से नहीं करवाते। बिल्कुल। माँ हो या बहन उसका ख्याल करते हैं, बर्तन आप धोगे कोई नहीं है घर में, कोई बात नहीं, प्लेटें एक लगा ले, बर्तन एक धो ले, खाना एक गरम कर ले, मिलजुल के। इससे क्या होता है कि आपका फैमिली टाइम इतना खूबसूरत होता है। बिल्कुल। वो फीलिंग्स जिसको हम फीलिंग कहते हैं ना, वो करके ही शेयर होती हैं। बिल्कुल। आप ना करें तो आप इजहार ही नहीं कर सकते, इजहार नहीं कर सकते। बिल्कुल। अनम जिस तरह बहुत सुगड़ है, और अनम ने किचन में भी कुछ बनाया ज़रूर है, काफ़ी कुछ बना दिया। जी अनम? जी हमने चिकन मैक्रोनीज बना ली, और साथ में जो आज हमने चिकन कोल्ड सैंडविचेस बनाए थे। सैंडविच की बता दो। सैंडविच की रेसिपी के लिए आपने सिंपल 2 से 3 अंडे जो हैं वो बॉईल कर लेने हैं। चिकन आपने ले लेना है, हम ब्रेस्ट पीसेस में यूज़ करेंगे उसको, नमक और काली मिर्च डालकर जो है हम बॉईल कर लेंगे। साथ में हम तकरीबन 1 कप के करीब मायोनीज़ ले लेंगे, 2 टेबलस्पून इसमें क्रीम जाएगी, 1 से 2 टेबलस्पून इसमें मिल्क जाएगा, और अच्छी तरीके से इसकी एक पेस्ट रेडी कर लेंगे। पेस्ट रेडी करने के बाद आप कोई भी अगर आपने मिनी सैंडविचेस बनाने तो आप छोटी ब्रेड ले लें, लेकिन अगर आपने एक ब्रेड से 1/4 करने हैं तो फिर आप उसके अंदर से जो सैंडविच ब्रेड होती है वो आप यूज़ कर सकते हैं। सिंपल आपने इस ब्रेड पे लगाना है, उसमें थोड़े से हम क्यूकम्बर्स ऐड करेंगे, थोड़े से बॉइल्ड एग्स ऐड करेंगे, बिल्कुल होल उसको सर्कल में काट कर, और उसके बाद हम इसको 1/2 या 1/4 करके जो है हम उसको सर्व करते हैं। और ड्रिंक का भी बता दें जल्दी से। वाटरमेलन स्लश के लिए हमने वाटरमेलन लेना है, उसमें जाएगा इसमें मैं थोड़ा सा स्पार्कलिंग वाटर ऐड किया है, नमक जाएगा, काला नमक या रेगुलर नमक भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं, और 1 टेबलस्पून सिर्फ शुगर डालेंगे क्योंकि वाटरमेलन अपने आप में काफ़ी स्वीट होता है। तो सिंपल आपने ढेर सारी आइस डालकर इसको ब्लेंड कर लेना है, तो आपका वाटरमेलन स्लश रेडी हो जाएगा। मैडम मुस्कुरा रही हैं कि स्लश की रेसिपी तो बताइए, अभी तक सर्व नहीं किया। सर्व भी किया जाएगा। अनम वेरी बैड, आपके हिस्से की नई बातें सारी करूं, सर्व भी किया जाएगा, लेकिन इससे पहले मैडम कोई मैसेज देना चाहें तमाम पेरेंट्स को और बच्चियों को, बच्चों को भी? जी बिल्कुल ज़रूर, लेकिन मैसेज से पहले छोटी सी बात करना चाहूँगी कि जैसे कि आपने शुरू में ही कहा कि हम अरफा की लेगेसी को लेके चल रहे हैं जी। तो फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से हमने जो आईटी के हवाले से, क्योंकि जहाँ आईटी हम अरफा का नाम है, बिल्कुल, तो बहुत सारे 100+ कोर्सेज जो हैं हमने ऑफ़र किए हुए हैं माशाल्लाह। अगर कोई बच्चियाँ, क्योंकि अरफा का ख्वाब था कि जो बच्चियाँ जिन तक बेचारी उन तक नहीं कुछ एजुकेशन नहीं पहुंच पाती, या क्वालिटी फॉर दैट मैटर क्वालिटी एजुकेशन नहीं पहुंच पाती, तो वो एक टीचर सॉफ्टवेयर बनाएगी जिसके ज़रिए से वो जहाँ बैठी होंगी गांव में वो CD प्ले करेंगी तो उनको वो एजुकेशन दी जाएगी। तो हम इन्हीं लाइंस पे काम कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हमारा टारगेट है कि 2023 के एंड तक 1 मिलियन जो है वो बच्चियाँ और लेडीज़, उनको हम स्किल बेस्ड
जो है उनको एजुकेशन दें, ना सिर्फ एजुकेशन दें, उनको बताएं कि उन्होंने कमाना भी कैसे है, माशाल्लाह, excellent. एजुकेट भी करें और वो कमाएं भी। वो रब्ता कर सकते हैं हमसे, अरफा करीम फाउंडेशन, अरफा टावर में उसका ऑफिस है और बाकी पेज है उसका अरफा करीम फाउंडेशन का। ठीक है। और वो आए, अप्लाई करें, जो सपोर्ट जो जिसको जिस तरह की सपोर्ट चाहिए वो हम करने को तैयार हैं। इससे बढ़कर और क्या दिस बात इज़ हो व्हाट सकती वी कैन डू फॉर देम। बिल्कुल सही, आई थिंक दैट इज मतलब बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैडम मैसेज। जी, मैसेज ये है कि बेटियों के लिए मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि बहुत सारी बातें मुझे सुनने में मिली थी बच्चियों के बारे में, तो बेटियों को कहना चाहूँगी कि बेटा जब आप समझें ना कि कोई बात आप अपनी माँ या बाप से शेयर नहीं कर सकती, तो आप समझ जाएं कि वो बात गलत है। आपको इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि हर वो बात गलत है या सही है, उसकी नसीहत हो जाएगी, डांट पड़ सकती है, लेकिन माँ और बाप से बढ़ के आपको दुनिया में कोई ऐसा इंसानी रिश्ता नहीं मौजूद जो आपकी केयर करेगा या आपको बचा सकता है। तो कभी झूठ ना बोलें माँ बाप से। बेशक। बेटों के लिए कोई पैगाम? बेटों के लिए ये कहूँगी कि वो फीमेल्स का ख्याल करें, बेशक वो अपनी बहनें हैं, उनकी माँ हैं, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं होता कि आप कहलवा के कोई काम करें। उनकी ये ट्रेनिंग होनी चाहिए कि जैसे माँ बाप को बच्चे को देख के पता चल जाता है ना उनकी नीड क्या है, बच्चे को भी देख के पता चल जाना चाहिए कि मेरे माँ और बाप को क्या अच्छा लगता है और मुझे क्या करना चाहिए, और बुढ़ापे का सहारा बने। और पाकिस्तान में इंसानियत के नाम पे जो है वो उसमें नंबर 1 आने की कोशिश करें। कमा तो सारे ही लेते हैं, लेकिन जो माँ बाप को वैल्यू टाइम देना चाहिए वो बच्चों को ज़रूर देना चाहिए, जो कि मिसिंग है कि वी आर बिजी, दिस आर स्केड्यूल, दे आर आउट, बट डोंट फॉरगेट टू विश देम, डोंट फॉरगेट टू स्पेंड टाइम विद क्योंकि ये वक्त वापस लौट के नहीं आएगा। आपका Exactly. बहुत बहुत शुक्रिया दिल की गहराइयों से, हमेशा की तरह। थैंक यू सो मच मैडम, प्लेजर Jazakumullah. हैविंग यू, ऑनर। Thank you. थैंक Thank यू you. सो मच। Thank you so much. शेफ अनम का भी शुक्रिया अदा करते हुए मैमूना, थैंक यू सो मच। जीती रहें, खुश रहें ख़वातीन नौज़ात। इसी के साथ आपका भी शुक्रिया अदा करते हुए इंशाल्लाह आपसे अब कल मुलाकात होगी। जाने से पहले मैमूना, द स्टेज इज़ ऑल योर्स। हमारी तरफ से खुदा हाफिज़।